काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 7। केल ने कुछ सामान एक जादुई थैले में डाला और अखाड़े की ओर चल पड़ा। निवास का भूमिगत अखाड़ा। काउंट हेनिट्यूस का क्षेत्र अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस संपत्ति का समर्थन सैन्य शक्ति द्वारा किया जाता था। वे अंधेरे के जंगल और उसमें मौजूद खतरनाक राक्षसों के आगे बिना मजबूत सैन्य शक्ति के कैसे जीवित रह पाएंगे। यही कारण था कि उनके आवासों में भूमिगत प्रशिक्षण क्षेत्र थे, जो ड्यूक या मार्क्विस के अधिकांश आवासों से बड़े और बेहतर थे। बड़े भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करते ही केल ने एक आदेश दिया, तुम दोनों भी मैदान से बाहर रहो। क्षेत्र को सुरक्षित करो और सुनिश्चित करो कि कोई भी पहली मंजिल से अंदर न आए। हाँ युवा स्वामी, मैं समझ गया युवा स्वामी। कैल के मुंह में कड़वाहट थी, क्योंकि रॉन के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी, लेकिन कैल ने उसे जाने देना ही बेहतर समझा। दो लोगों को जाते हुए देखने के बाद कैल बिल्ली के बच्चों को लेकर अखाड़े के कोने में चला गया। स्वाभाविक रूप से वह चोई हान और रोजलिन को बहुत दूर जाने का इशारा करना नहीं भूला। तुम दोनों केंद्र की ओर चलो। चोई हान लॉक को अखाड़े के बीच में ले गया। रोजलिन के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि वह लॉक से थोड़ी दूर चली गई थी। बादल की गरज। लॉक कांप रहा था, जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। उसके हाथ पैर पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि न तो रोजलिन और न ही चोई हान उसके पास आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉक के पंजे बढ़ रहे थे, बहुत तीखे पंजे जो किसी जंगली जानवर के थे। लॉक का शरीर हवा में ऊपर की ओर तैरने लगा। ये तीर की तरह सख्त हो गया, फिर धीरे धीरे बदलने लगा। केल ने पुष्टि की कि एरेना में बड़ा लोहे का गेट कसकर बंद था, फिर धीरे धीरे कोने में आगे बढ़ा। उसके पीछे बिल्ली के बच्चे ऑन और हॉन्ग भी थे। यह कोई मजाक नहीं है। केल देख सकता था कि लंबा और कमजोर लॉक धीरे धीरे बदलने लगा है। लॉक के शरीर में अब कुछ नुकीले दांत निकल आए और फिर वह दर्द से चीखने लगा। वह धीरे धीरे उठने लगा और थोड़ा लड़खड़ाने लगा, फिर भौहें सिकुड़कर अपनी आंखें खोलने लगा। फिर उसने छत की ओर देखा और चीखने लगा। वाह! उसी क्षण केल के सामने एक अर्ध पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ। यह एक ढाल थी। जबकि ऑन और हॉन्ग चौंक कर इधर उधर देखने लगे, केल ने सहजता से बोलना शुरू कर दिया। ड्रैगन, तुम वाकई कमाल के हो। क्या तुम इसे ध्वनिरोधी भी बना सकते हो? एक और ढाल मौजूदा ढाल के ऊपर थी। रोजलिन ने झांका और केल ने देखा कि केल के सामने ढालों की दो परतें देखकर वह चौंक गई थी। उस पल ब्लैक ड्रैगन की आवाज, जो शायद इस ढाल के अंदर कहीं होगी, केल के कानों में गूंजी। तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। ऑन और हॉन्ग को यह एहसास होने पर खुशी हुई कि यह ड्रैगन था, लेकिन ड्रैगन की बात सुनने के बाद उन्होंने कैल की ओर दया से देखा। वे ड्रैगन के आकलन से सहमत लग रहे थे। कैल ने उनकी निगाहों को अनदेखा किया और लापरवाही से जवाब दिया, आप जो चाहे करें। मुझे नहीं पता कि आप उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। शक्ति। ब्लैक ड्रैगन को जल्दी ही एहसास हो गया कि केल उस प्राचीन शक्ति को दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहता था, और उसने इसे अस्पष्ट ही रहने दिया। केल ने अपने कंधे उचका दिए और अंत में एक तीसरी ढाल बनाई गई, जिससे कुल 3 परत वाली ढाल बन गई। उनका कौशल तेजी से बढ़ रहा है। ड्रैगन्स ने इंसानों से अलग तरीके से जादू सीखा। ड्रैगन्स ने अपनी इच्छाशक्ति से जादू को नियंत्रित किया। केल ने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन की प्रगति की गति आश्चर्यजनक थी, लेकिन इसने उसे उसके लिए और भी अधिक उपयोगी बना दिया। केल अब शांतिपूर्वक लॉक को जमीन पर बेरसेक मोड में परिवर्तित होते हुए देख सकता था। गर्जना। लॉक की चीखें अखाड़े में गूंज उठीं। अगर तहखाने के चारों ओर ध्वनिरोधी और शॉकप्रूफ जादू न लगा होता, तो निवास के सभी शूरवीर जल्दी से नीचे भाग जाते। हर बार जब वह चिल्लाता तो लॉक का शरीर बड़ा हो जाता। जो मांसपेशियां पहले नहीं थीं, वे विकसित होने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। यह इस बात का सबूत था कि वह अपनी चेतना खो रहा था। ब्लू वुल्फ जनजाति का वह छोटा लड़का पागल क्यों हो गया? उपन्यास में लॉक को 1 साल बाद अपने पहले बेरसेक परिवर्तन का अनुभव होता है। इसका कारण एक व्यक्ति की मृत्यु थी, हीलर पेंड्रिक। वह एल्फ युद्ध में मर जाता है। पेंड्रिक वह व्यक्ति था जिसने लॉक को उसके मृत चाचा की याद दिलाई, जो ब्लू वुल्फ जनजाति का मुखिया था। पेंड्रिक को मरता देख लॉक पागल हो जाता है। वह हर चीज और हर किसी को मारना चाहता है जो उसके सामने आता है। आगे बढ़ो हान। केल ने नीचे भाई बहनों की ओर देखा जो ढाल के अंदर एक साथ बैठे थे। तुम दोनों ने अभी तक बेरसेक परिवर्तन का अनुभव नहीं किया है ना? बिल्ली के बच्चों ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम इस बारे में कुछ मालूम है? जरूरी नहीं, किसी ने हमें इसके बारे में नहीं सिखाया। केल को पता था कि ऐसा ही होगा।
चूंकि ऑन और होंग भी शुद्ध रक्त वाले लग रहे थे, इसलिए उनका बेकाबू परिवर्तन भी कठिन होगा। केल ने एक बार फिर आगे देखा और बोलना शुरू किया। भेड़िया जनजाति, बाघ जनजाति, भालू जनजाति और व्हेल जनजाति, ये 4 जनजातियां पहले बेरसर्क परिवर्तन के दौरान अपनी तर्कसंगतता सबसे ज्यादा खोती हैं। यही कारण है कि हम इन 4 जनजातियों को राक्षसों के सबसे नजदीकी जानवर लोग कहते हैं। वह बिल्ली जनजाति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे नहीं पता कि कैट ट्राइब के लिए यह परिवर्तन कैसा होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप पागल हो जाएंगे या अचानक आपको गर्मी या दर्द महसूस होने लगे, तो तुरंत मेरे पास आइए। अगर आपके कारण कोई दुर्घटना हो गई तो बहुत बुरा होगा। इसे कौन साफ करेगा? कईल को उनके बाद साफ करना होगा। कईल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं और अपने द्वारा अपनाए गए लोगों की पूरी जिम्मेदारी लेता था। कोई प्रतिक्रिया न सुनने के बाद कईल ने उनकी ओर देखा। बिल्ली के बच्चों की 2 जोड़ी सुनहरी पुतलियां कईल की ओर मुड़ी हुई थीं, और वे दोनों तेजी से उसके पैर की ओर बढ़ीं और उसके पैर पर अपना चेहरा रगड़ने लगीं। वे ऐसे क्यों हैं? केल को ये पसंद नहीं आया कि वे इतने करीब क्यों थे, और उसने अपना पैर थोड़ा सा बगल की ओर कर लिया। जब उसने ऐसा किया तो केल ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे ठंड लग गई। क्या ड्रैगन पागल हो जाते हैं? नहीं, ड्रैगन का उन्मत्त रूप से बदलना पागलपन होगा। अगर ड्रैगन उन्मत्त हो जाए तो एक पल में कई पहाड़ गायब हो जाएंगे। ये बहुत ही डरावना विचार था। केल की अभिव्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई, क्योंकि वह आगे की ओर देखता रहा। यह उसका ये कहने का तरीका था कि वह इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। टस्क, वह ड्रैगन की जीभ को हवा में चटकाने की आवाज सुन सकता था। जब केल इस ड्रैगन की चंचलता के बारे में सोच रहा था, तब लॉक का पागल रूपांतरण आखिरकार पूरा हो गया। धमाका! 2 पैरों पर खड़ा वेयरवुल्फ जमीन पर जोर से पैर पटकने लगा, जिससे पूरा अखाड़ा हिल गया। ब्लू वुल्फ जनजाति का फर गहरे नीले रंग का था। भयंकर वेयरवुल्फ, जिसे अब लड़का नहीं कहा जा सकता था, उस गहरे नीले फर में ढक गया। लॉक ने अपनी बाह को घुमाया, जो अब मांसपेशियों से ढकी हुई थी, जो चोईहान की मांसपेशियों की तुलना में अतुलनीय रूप से बड़ी थी, अपने बेहद तेज पंजों से हमला करने के लिए। ताला लगाओ, इससे बाहर निकलो। चोईहान और रोजलिन ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन लॉक, जो अपनी विवेकशीलता खो चुका था, के लिए वे केवल जीवन रूप थे जिन पर उसे हमला करने की जरूरत थी। ड्रू! लॉक के मुंह से एक कर्कश गुर्राहट निकली। ये भेड़िया, जो चोईहान की लंबाई से कम 1.5 गुना लंबा था, उसकी ओर दौड़ा। लॉक, इससे बाहर निकलो। यह मैं हूं, चोईहान। चोईहान अपने साथी पर हमला नहीं कर सका, और इसलिए उसने लॉक को पुकारते हुए केवल बचाव किया। लेकिन क्या इससे लॉक को सामान्य स्थिति में वापस लाने में कोई मदद मिलेगी? बिल्कुल नहीं। केल ने अपना सिर हिलाया और देखना जारी रखा। बस उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देना सबसे तेज तरीका होगा। हौंफना! दोनों बिल्ली के बच्चे हौंफते हुए केल से दूर चले गए। हालांकि केल ऐसा कह रहा था, लेकिन उसका चोईहान से ऐसा कुछ करवाने का कोई इरादा नहीं था। एक जानवर व्यक्ति जो अपने पहले बेरसर्क परिवर्तन के दौरान इस तरह बेहोश हो जाता है, वह भविष्य में एक बार फिर परिवर्तन के प्रति अपनी तर्कसंगतता खो देगा। बहुत खूब। बेरसर्क वेयरवुल्फ का हमला कईल की अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली था। तथ्य यह है कि वह सहज ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहा था, जिससे उसने अपनी मांसपेशियों का बहुत कुशलता से उपयोग किया। आगे बढ़ो, हांग। केल ने बिल्ली के बच्चे के भाई बहनों को बुलाया। एक कारण था कि उसने उन दोनों को अपने साथ बुलाया था। उस वुल्फ ट्राइब बच्चे की हरकतें देखो। वह चाहता था कि ऑन और हॉर्न वेयरवुल्फ लॉक पर पूरा ध्यान दें। लॉक लगातार चोईहान और रोजलिन की ओर बढ़ रहा था। लॉक के लिए पीछे हटना संभव नहीं था। ये वुल्फ ट्राइब की शैली थी। केल ने ऐसे बात की जैसे वह बिल्ली के बच्चों से फुसफुसा रहा हो। यह एक जानवर व्यक्ति की सहज हरकतें हैं। तथ्य यह है कि वे मनुष्यों के विपरीत सहज ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। ये जानवर जनजातियों की सुंदरता और महिमा में से एक है। टकराना! लॉक की मुट्ठी जमीन पर पटक गई और संगमरमर का फर्श टूट गया। वह जबरदस्त ताकत दिखा रहा था। तुम्हें पागल होने से डरना या घबराना नहीं चाहिए। यही वह समय है जब जानवर लोग सबसे मजबूत होते हैं। पैट! केल ने अपने हाथों से दोनों बिल्ली के बच्चों के सिर थपथपाए। हालांकि बिल्ली जनजाति और भेड़िया जनजाति अलग अलग हैं, लेकिन आप दोनों भी जानवर लोग हैं। जंगली जानवर की शैली, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की शैली सीखने के लिए उसे देखें। और फिर 2 जोड़ी सुनहरी पुतलियां केल से आंख से संपर्क बना रही थीं। इसे अपना बनाओ, या तो ऐसा करो या उन भालुओं, बाघों, भेड़ियों और जंगली जानवरों को मारने का कोई तरीका सोचो।
बिल्ली के बच्चे, कैट ट्राइब के बच्चे तुरंत केल से दूर हो गए और लॉक को देखने लगे। बिल्ली के बच्चे अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए और लॉक की हर हरकत पर नजर रखने लगे। चांदी और लाल रंग के दो बिल्ली के बच्चे के फर खड़े हो गए क्योंकि वे बेहद घबरा गए थे। बिल्लियां इन जंगली जानवरों की तुलना में कमजोर थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक ऐसी जनजाति थी जो छिपकर काम करने पर निर्भर थी, इसलिए वे कैल के इरादे को स्पष्ट रूप से समझ गए थे। ड्रैगन को पुकारने से पहले कैल ने कुछ देर तक बिल्ली के बच्चों को देखा। अरे! ब्लैक ड्रैगन हवा में प्रकट हुआ। रोजलिन और चोई हान के पास उनकी ओर देखने का समय नहीं था। उन्हें अपना पूरा ध्यान लॉक पर लगाना था। केल ने ड्रैगन से बात करते हुए उन दो लोगों की ओर इशारा किया। देखो कैसे रोजलिन अपने जादू का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी को चोट न पहुंचाने के लिए करती है। ये भी देखो कैसे चोई हान अपनी आभा का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उस भेड़िए के बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को बचाने के लिए कर रहा है। तांग तांग तांग। लॉक की तेज मुठ्ठियां रोजलिन की ढाल को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। लॉक को हमला करते देख रोजलिन ने उसे हताश होकर आवाज लगाई। लॉक, तुम्हें मेरी बात याद है ना? मैंने कहा था कि अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। जल्दी करो और इस दुनिया से बाहर निकलो। चोई हान ने लॉक की नजर अपनी ओर घुमाई। उसने लॉक का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी जानलेवा आभा को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। लॉक, मुझ पर हमला करो। मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। लॉक ने जानलेवा आभा का जवाब चोई हान की ओर अपना पंजा घुमा कर दिया। भले ही लॉक के हमले में कोई आभा नहीं थी, लेकिन उस हमले के पीछे उसकी पूरी शारीरिक शक्ति थी। केल दूर से उस दृश्य को देख रहा था और ड्रैगन से बात करता रहा। जब आपके पास अपार शक्ति हो तो किसी चीज को चोट न पहुंचाना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। लेकिन मुझे पता है कि आप इसे जल्दी से समझ लेंगे क्योंकि आप एक ड्रैगन हैं। ड्रैगन ने केल को जवाब दिया। मैं एक ड्रैगन हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। सही है, तो उन्हें देखो और अपना निर्णय खुद लो। ड्रैगन उड़कर नीचे आया और बिल्ली के बच्चों के पास उतरा, फिर एक बार अदृश्य हो गया। केल ने अनुमान लगाया कि ड्रैगन रोसेलिन, चोई हान और लॉक की हरकतों को बिल्ली के बच्चों की तरह ही देखेगा। क्या मुझे अपने साथ कुछ शराब लानी चाहिए थी? केल ने इस बात पर अफसोस जताया कि उसके पास शराब नहीं थी, क्योंकि वह इस उबाऊ लड़ाई को देखता रहा। 2 घंटे, एक आम फिल्म की तरह इन 3 जानवरों के बच्चों ने लड़ाई पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं, जबकि चोई हान और रोजलिन थकने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट हफ हफ हफ। लेकिन जो सबसे अधिक थका हुआ था वह वेयरवुल्फ था। हफ हफ। ह्यूंग। ताला। चोई हान ने ह्यूंग शब्द पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और लड़खड़ाते हुए वेयरवुल्फ की ओर दौड़ा। हालांकि वह पूरी तरह से बेरसेक मोड से बाहर नहीं आया था, लेकिन चोई हान की प्रतिक्रिया ने केल को खड़ा कर दिया। नहीं, नूना। लॉक रोजलिन को भी पहचानने में सक्षम था। आह! लॉक। रोजलिन भी लॉक को गले लगाने के लिए दौड़ी। लॉक अभी भी गहरे नीले फर में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें केंद्रित होने लगी थीं। लॉक को कोई चोट नहीं लगी थी, जबकि रोजलिन और चोई हान के शरीर पर छोटी छोटी चोटें थीं। उन दोनों ने लॉक की रक्षा ऐसे की जैसे वह परिवार का सदस्य हो। तो हफ हफ, माफ करना। उसकी समझदारी वापस आ गई थी। यह एक बेहतरीन पहला बेरसर्क मोड परिवर्तन था, जहां वह सभी मुद्दों पर काबू पाने में सक्षम था। लॉक ने अपना सिर रोजलिन पर रखा, जो उसकी आधी ऊंचाई की थी, और फिर यह 13 वर्षीय लड़का रोने लगा। उसके रोने के साथ एक पशुवत आवाज भी मिल गई थी। ताला। लॉक फिर धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस आ गया, गिरने से पहले। बेरसेक मोड परिवर्तन समाप्त हो गया था। चोई हान जल्दी से उसके पास गया और उसे गिरने से रोका। लॉक बेहोश न होने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह अपनी बेरसेक अवस्था में वापस आ जाएगा। उसी समय 2 बिल्ली के बच्चों को लेकर एक आदमी इस लड़के के सामने आया, जो अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। चाचा। ये वही आदमी था जिसने अपने चाचा जैसी ही बात कही थी। आदमी ने बोलना शुरू किया। अब आप आराम कर सकते हैं। वह आदमी मुस्कुराया और लॉक को पहले की तरह आंखें बंद करने को कहा। अब सब खत्म हो गया है। लॉक ने आखिरकार उस आदमी की बातें सुनकर आराम किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लॉक चोई हान पर झुक गया और बेहोश हो गया। चोई हान ने सावधानी से लॉक को स्ट्रेचर पर वापस लिटा दिया। केल, जो ये सब देख रहा था, ने बैग से एक औषधि निकाली और रोजलिन की ओर फेंकी। रोजलिन ने औषधि की बोतल पकड़ी और पूछा, लॉक पर औषधियां काम नहीं करती। केल ने रोजलिन की ओर इस तरह देखा जैसे पूछ रहा हो कि वह जो बात इतनी स्पष्ट थी, उसे वह क्यों कह रही है, और उसने अभी भी भ्रमित रोजलिन को उत्तर दिया, मैं वुल्फ जनजाति के किसी व्यक्ति को औषधि क्यों दूंगा? ये तुम्हारे लिए है।
तुमने काफी संघर्ष किया है। रोजलिन ने कईल को घूर कर देखा। उसने 3 परत वाले जादू का अद्भुत नजारा देखा था और कईल से कई बातें पूछना चाहती थी। हालांकि उसने कुछ और ही कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये पहले आना था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। केल ने सहजता से जवाब दिया और मुंह फेर लिया। वह चोई हान को देख सकता था जो पहले से ही उसे देख रहा था। चोई हान, आखिर यह कैसे हुआ? उसे यह पता लगाना था कि आखिर हुआ क्या था। हमें बात करने की जरूरत है। केल चोई हान के साथ मैदान से बाहर चले गए। हंस, रॉन, एरेना में अभी भी मौजूद 2 लोगों का मार्गदर्शन करो। केल ने हंस और रॉन को, जो पहली मंजिल के प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे, रोजलिन और लॉक की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि केल चोईहान के साथ अपने कमरे में लौट रहा था। जब केल ने बोलना शुरू किया तो वह मेज, जिस पर पहले रखा हुआ ठंडा भोजन रखा हुआ था, उन दोनों के बीच में आ गई। मुझे बताओ। हाँ, दोनों ने बिना किसी बात को घुमाए सीधे मुद्दे पर आ गए। चोईहान सीधा खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। जब तक मैं रोजलिन से नहीं मिला तब तक सब कुछ ठीक था। जारी रखना। मैं उस शहर में पहुंच गया जिसका उल्लेख कैले निम ने किया था। वहां पहुंचने पर मैंने पाया कि व्यापारी संघ राजधानी की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि आपने बताया था। खैर, ये संघ नहीं बल्कि 5 लोगों की एक छोटी सी ब्रिगेड थी। उस छोटे समूह को व्यापारी संघ के बजाय व्यापारी समूह के रूप में वर्णित करना बेहतर होगा। वे अपनी सुरक्षा के लिए 2 भाड़े के सैनिकों की तलाश कर रहे थे। उनका नियमित सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था। चोई हान और रोजलिन 2 भाड़े के सैनिक बन गए। उपन्यास में ऐसा ही हुआ। वहीं मेरी मुलाकात रोजलिन से हुई, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसा तुमने बताया था। ब्रेक किंगडम रोअन किंगडम की उत्तर पश्चिमी सीमा के पार था। रोजलिन मूल रूप से ब्रेक किंगडम से विपर किंगडम में मैजिक टॉवर की ओर जा रही थी, जो रोअन किंगडम के नीचे स्थित है। जब कोई उसे रोअन किंगडम में घुसते समय मारने की कोशिश करता है, वह उस समय तक अपने जादू के कौशल का लगभग आधा हिस्सा छिपा रही थी और अपने सभी कौशल का उपयोग करके खतरे से बचने में सक्षम है। उसने सोचा कि रोआन साम्राज्य की राजधानी में जाना और सूचना गिल्ड से कुछ जानकारी प्राप्त करना ब्रेक किंगडम में सीधे वापस जाने के बजाय अधिक बुद्धिमानी होगी, क्योंकि वह उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। जब वह ब्रेक किंगडम वापस आती है तो काफी हंगामा खड़ा कर देती है। चोईहान, जिसने अभी बताया था कि वह रोजलिन से व्यापारी समूह के एक भाड़े के सैनिक के रूप में मिला था, आगे बोला। वह भी राजधानी जा रही थी। चूंकि हम एक ही जगह जा रहे थे, इसलिए हम एक दूसरे के साथ काफी दोस्ताना थे। हम दोस्ताना। हाँ, चोईहान ऐसे बोल रहा था मानो वह शर्मिंदा हो। मैं आमतौर पर उन लोगों से बात नहीं करता जो मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा कि हम दोस्ताना तरीके से बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस हमेशा की तरह व्यवहार करना है। केल के चेहरे पर चिंता का भाव था। उपन्यास में रोजलिन और चोईहान तब तक एक दूसरे के करीब नहीं आए जब तक कि उनकी मुलाकात लॉक से नहीं हुई। रोजलिन, जो हत्या के प्रयास के बाद लोगों से सावधान हो गई थी, किसी से भी दोस्ती करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। इसी तरह हैरिस विलेज की घटनाओं के बाद चोईहान लोगों से दोस्ती करने के लिए आगे नहीं आया। चोईहान ने कैले की बात पर अपना सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया और आगे कुछ कहा। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो मैं सामान्य रूप से करता, लेकिन मैं चीजों को सही तरीके से करना चाहता था क्योंकि यह आपको पैसे लौटाने का मेरा तरीका था। हाँ, केल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। चोईहान को इसकी उम्मीद थी। उसने इसे एक तरफ धकेल दिया और कठोर भाव के साथ बोलना जारी रखा। वह समूह उस गांव में रुकने की योजना बना रहा था, जिसके बारे में कैले निम ने बताया था कि मैं लॉक को वहां कुछ दिनों तक रहने दूंगा, उसके बाद वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। ये वास्तव में मामला था। 5 लोगों का वह छोटा व्यापारी समूह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जिसे ब्लू वुल्फ जनजाति द्वारा मदद की गई थी। घायल गार्ड वास्तव में ब्लू वुल्फ जनजाति का एक योद्धा था। व्यापारियों ने ब्लू वुल्फ जनजाति को दैनिक आवश्यकताएं पहुंचाने और बदले में औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए जानबूझकर पजल सिटी से राजधानी तक लंबा रास्ता तय करना चुना। बेशक ब्लू वुल्फ विलेज तक पहाड़ों की गहराई में जाना बेहद मुश्किल था, साथ ही इससे समय की बर्बादी भी होती थी। यही कारण था कि वे पहाड़ों के नीचे एक छोटे से गांव में मिले। वह व्यापारी, जो अब 60 साल का था, पिछले 30 सालों से इस साझेदारी को जारी रखे हुए था। लेकिन जब हम उस छोटे से गांव में पहुंचे तो कुछ हुआ। केल सतर्क हो गया। कहानी यहीं से महत्वपूर्ण हो गई। जब हम गांव में पहुंचे तो मुझे पता चला कि गार्ड एक बीस्ट पसंद था।
मुझे ये भी पता चला कि जिस गांव में वे ब्लू वुल्फ जनजाति के सदस्य से व्यापार करने के लिए मिलने की योजना बना रहे थे, वह वही गांव था जिसका उल्लेख कैलेनिम ने भी किया था। चोई हान की बात पर केल ने सिर हिलाया। वह जानता था कि चोई हान ये बात आसानी से समझ जाएगा। इसलिए मेरा मानना था कि मुझे उस जनजाति के सदस्य का पीछा करना होगा जो लॉक को खोजने के लिए गांव में आने वाला था। लेकिन वह जनजाति सदस्य शायद कभी नहीं आया, लेकिन कोई भी सौदा करने के लिए नहीं आया। जब ऐसा हुआ तो व्यापारी ने हमसे कुछ अतिरिक्त मदद मांगी। केल ने सोचा कि वह अनुरोध क्या होगा। घायल ब्लू वुल्फ जनजाति गार्ड के साथ ब्लू वुल्फ गांव जाओ। ऐसा लगता था कि हम घायल गार्ड के साथ ब्लू वुल्फ विलेज का दौरा कर सकते थे। और आप सहमत हो गए? हाँ, मैं सहमत हूँ। रोजलिन भी सहमत है। इस बिंदु तक मूल कहानी का ही अनुसरण किया गया, लेकिन क्या बदलाव हो सकता था? द बर्थ ऑफ ए हीरो में चोई हान और रोजलिन गार्ड योद्धा के साथ ब्लू वुल्फ विलेज पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि गांव नष्ट हो चुका है और गुप्त संगठन के हत्यारे वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। चोई हान को याद आता है कि हैरिस विलेज में क्या हुआ था और वह तुरंत उन पर हमला करना शुरू कर देता है। गार्ड योद्धा भी पागल हो जाता है और हत्यारों को मारना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में वह और भी ज्यादा घायल हो जाता है और अंत में मर जाता है। तभी रोजलिन को चोई हान की ताकत का पता चलता है। रोजलिन, जो अपनी ताकत छुपा रही थी और एक नौसिखिया जादूगर के रूप में दिखावा कर रही थी, चोई हान की ताकत के बारे में जानती है और आधिकारिक तौर पर उसे ब्रेक किंगडम में वापस ले जाने के लिए कहती है। बेशक उसने जो मुआवजा देने की पेशकश की वह बहुत बड़ा था। फिर वे लॉक को उस नष्ट हो चुके गांव में छिपे हुए पाते हैं। काया भेड़िया लड़का लॉक। जब तक चोई हान ने उसे नहीं पाया, लॉक उसी तरह छिपा हुआ था जैसा कि मुखिया ने उसे बताया था। उस समय लॉक बहुत ही कमजोर और धीमा था। सरल शब्दों में, लॉक ने आसानी से उस किरदार की भूमिका निभाई जिसे पाठकों ने बेहद निराशाजनक पाया। हालांकि उनके पहले बेरसेक मोड परिवर्तन के बाद उनकी प्राकृतिक क्षमताएं और शारीरिक शक्ति उपन्यास में शीर्ष 5 में पहुंच जाती हैं। कैलेनिम, हाँ, लेकिन परिवर्तन का समय 1 वर्ष आगे क्यों बढ़ाया जाएगा? मैंने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे मैं परिचित थी। आपने क्या देखा? चोई हान ने केल के सवाल पर सिर हिलाया। ठंडा खाना उन दोनों के बीच था, लेकिन शायद यह उनके बीच की हवा में भरी घबराहट से गर्म हो गया था। चोई हान ने बोलना शुरू किया। 1 लाल सितारा और 5 सफेद सितारे। केल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसे लगा कि उसका दिल डूब रहा है। चोई हान कह रहा था कि हत्या करने वाली टीम के बजाय गुप्त संगठन के आधिकारिक सदस्य ब्लू वुल्फ जनजाति में दिखाई दिए। केल को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उपन्यास में ब्लू वुल्फ जनजाति हत्या का लक्ष्य थी। चोई हान ने कैल के ठंडे चेहरे को देखा और एक पल के लिए अतीत को याद किया। वह अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कांप रही थीं। पहाड़ों में गहरे गांव में घर साधारण और छोटे थे, लेकिन वे सभी नष्ट हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वुल्फ जनजाति के शव पूरी तरह से काले थे, जैसे कि उन्हें फर्श पर जलाकर राख कर दिया गया हो। काली लाशें जले हुए मांस की तरह महक रही थीं और उनके खुले घावों से अभी भी खून बह रहा था। वुल्फ जनजाति के ज्यादातर सदस्य अपनी आंखें खुली रखकर मर गए। जब हम वहां पहुंचे तो पहाड़ी गांव पहले ही नष्ट हो चुका था। वुल्फ जनजाति के कई सदस्य भी मर चुके थे। ब्लू वुल्फ जनजाति अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी, तो गुप्त संगठन ने उन्हें कैसे मार डाला? भेड़िए अपने परिवार, झुंड और दोस्तों को अपने से पहले रखते हैं। कमजोर सदस्य जिन्होंने अपने पहले बेस्ड मोड परिवर्तन का अनुभव नहीं किया था। गुप्त संगठन ने वयस्क भेड़ियों को कमजोर करने के लिए दिव्य वस्तुओं का उपयोग करने से पहले उन कमजोर सदस्यों को बंधकों के रूप में इस्तेमाल किया। वयस्कों को मारने के बाद उन्होंने फिर युवा बंधकों को मार डाला। कुछ वयस्क भेड़िए थे जिन्होंने उन पर उन्माद में हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुप्त संगठन के पास उन कुछ भेड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पवित्र जल था। गुप्त संगठन एक बहुत ही मजबूत संगठन था जिसके पास दिव्य वस्तुओं तक पहुंच भी थी। उन्होंने इस तथ्य का फायदा उठाया कि वुल्फ जनजाति को देवताओं ने अस्वीकार कर दिया था। इन क्रूर बदमाशों को छोटे बच्चों को बंधक बनाकर उनकी माताओं, पिताओं और जनजाति के बाकी सदस्यों को मारने में कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि बेचारे छोटे बच्चे डरकर देखते रहे। उपन्यास में यह नहीं बताया गया कि वे कौन सी दिव्य वस्तुएं लेकर आए थे। अगर केल को पता होता कि दिव्य वस्तु क्या है, तो वह गुप्त संगठन की पहचान के एक कदम और करीब पहुंच पाता। दुर्भाग्य से उपन्यास में केवल ये बताया गया है कि दिव्य वस्तु के कारण वुल्फ जनजाति कैसे कमजोर हो गई। उसके पास गुप्त संगठन की पहचान निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। केल ने धीरे से पूछा,
क्या वे सब मर गए थे? चोई हान ने अपना सिर हिलाया। केल का चेहरा फिर से सख्त हो गया। चोई हान ने केल के चेहरे पर सख्त भाव देखा जब वह आगे बोल रहा था। वे छोटे बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ना, मूल रूप से उन्होंने उन सभी को मार डाला। वे युवा वुल्फ जनजाति के बच्चों को क्यों चाहते थे? केल का दिमाग जटिल होने लगा। चोई हान ने केल से आंख मिलाई जो गहराई से सोच रहा था। जब हम ब्लू वुल्फ जनजाति के गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो मुखिया मर रहा था। ब्लू वुल्फ जनजाति के सदस्य 100 से भी कम थे और वे 10 बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उद्धरण ... यह उपन्यास से बहुत भिन्न हो रहा है। और जिस समय मुखिया गिरने वाला था, एक छोटा लड़का बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहे लोगों के रास्ते में आ गया। उद्धरण ... ताला। हाँ, ये लॉक था। लॉक इस बार क्यों दिखाई दिया? उपन्यास में वह तब भी छिपा रहा था जब बच्चों की हत्या कर दी गई थी। क्या उसे लगता था कि हत्या और अपहरण अलग अलग चीजें हैं? क्या यह उसके परिवार के सदस्यों और अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करने की उसकी सहज आवश्यकता थी, जो उससे कमजोर थे? लॉक की स्वाभाविक भेड़िया प्रवृत्ति किस वजह से भड़की होगी? मैंने हत्यारे को रोका नहीं, मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। चोई हान ने यह बात कैले की ओर देखते हुए कही। कैले ने कोई भावना नहीं दिखाए और चोई हान से बोलना जारी रखने का आग्रह किया। जाता रहना। उद्धरण... मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों के कपड़ों पर सितारे नहीं थे, वे उसी काली शक्ति का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि मैंने हैरिस विलेज में मारे गए हत्यारों का किया था। केल ने चौंकते हुए पूछा, क्या ये वही शक्ति थी जो हैरिस गांव को नष्ट करने वाले लोगों की थी? हाँ। उद्धरण... यह। केल ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ा और आह भरी। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने पहली बार इस बारे में सुना हो। बेशक ये सब सिर्फ एक नाटक था। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसके सीने पर लाल सितारा और 5 सफेद सितारे थे। उसी व्यक्ति ने गार्ड को मारा था। चोई हान रोने लगा। और वह घटिया इंसान वुल्फ ट्राइब का खून पी रहा था। केल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। खून पीने वाला जादूगर, वह पागल था जो राजधानी में आतंकी घटना का नेतृत्व करेगा। चोई हान की रिपोर्ट के बाकी हिस्से को सुनते हुए उसने अपनी आंखें बंद रखी। अंत में, मैं उन्हें पकड़ नहीं सका या मार नहीं सका। जिन लोगों को मैंने पकड़ा था उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि बाकी लोग गायब हो गए जब सितारों वाले व्यक्ति ने टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल किया। खून पीने वाला जादूगर, जो एक सर्वोच्च श्रेणी का जादूगर है और खून का दीवाना है, वह उपन्यास की तरह ब्लू वुल्फ जनजाति के बच्चों को मारने के बजाय उनका अपहरण करने की कोशिश क्यों करेगा? केल इसे समझ नहीं सका। क्या मेरे द्वारा ड्रैगन को बचाने से कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ? केल केवल एक ही बात के बारे में सोच सकता था कि उसने अब तक मूल कहानी में क्या परिवर्तन किए हैं। जादूगर ने यही कहा है। चोई हान ने क्रोधित और कटु स्वर में कहा। कितना निराशाजनक है। वे बीज के रूप में एकदम सही थे। इन बच्चों का खून शायद उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। बीज। केल को नहीं पता था कि जादूगर का बीज से क्या मतलब था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलते हुए और पूछते समय इस शब्द को अपने दिमाग में रखा। और बच्चे, गार्ड, मुखिया और वुल्फ जनजाति के बाकी वयस्क मर चुके थे। केवल 10 बच्चे और लॉक ही बचे थे। चोई हान ने कैल की नजरों से बचने की कोशिश की। इस टेबल पर बैठने के बाद से यह पहली बार था जब उसने ऐसा किया। चोई हान ने शांत स्वर में बताया कि कैल को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। वे सराय में हैं। मैं जानता था। चोई हान ने अंततः बोलने से पहले कुछ बार अपना मुंह खोला और बंद किया। हम रोजलिन के जादू के साथ एक साथ आए। उद्धरण... यह एक वास्तविक समस्या होगी। केल को सिरदर्द होने लगा था। चोई हान को बच्चों को उस व्यापारी के पास छोड़ देना चाहिए था जिसके साथ वे यात्रा कर रहे थे। हालांकि वह व्यापारी अभी सत्ता से बहुत दूर था, लेकिन वह एक महान व्यापारी था। कैल निम, वह व्यापारी भी सराय में है। क्या कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी? केल अभी यही सोच रहा था। केल ने चोई हान को देखा, जो अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुका था, और आह भरने के लिए कुर्सी पर पीछे झुक गया। चोई हान को इस तरह देखकर केल ने एक सवाल पूछा। तुम्हें उत्सुकता होगी। चोई हान ने ठंडे भोजन की ओर देखा और उत्तर दिया। हाँ, मुझे उत्सुकता है। उसे यह बताने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वह किस विषय में उत्सुक था। वे कौन थे? वे ऐसे भयानक काम क्यों कर रहे थे? और केल को उनके बारे में क्यों पता था? चोई हान को इन सभी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। केल ने चोई हान के विद्यार्थियों को देखा, जो मेज पर रखे ठंडे खाने को देख रहे थे, और सोचने लगा, ये बदमाश इस समय बहुत गुस्से में है। गुस्सा कैल की ओर नहीं था।
चोई हान बार बार गुप्त संगठन के प्रति अपने गुस्से को तेज कर रहा था, जैसे कोई धारदार ब्लेड हो। हैरिस गांव, प्रताड़ित ड्रैगन और ब्लू वुल्फ जनजाति के साथ हुई घटना। चोई हान का व्यक्तिगत रूप से ऐसा था कि वह उनसे बचने के बजाय उनसे भिड़ जाता था। केल ने एक ठंडी लेकिन फिर भी स्वादिष्ट रोटी उठाई और उसका एक टुकड़ा मुंह में डालने के लिए फाड़ दिया। मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन सब कुछ नहीं सही। केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि चोई हान उसे घूर रहा था। वह रोटी को हाथ में लिए खड़ा हो गया। कुर्सी को कालीन पर बिना कोई आवाज किए पीछे धकेल दिया गया। खड़े हो जाओ। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम कहीं जा रहे हैं? चोई हान को अपने पीछे उठते देखकर केल ने अपनी घड़ी देखी। शाम ढल चुकी थी और रात होने वाली थी। रात गहराने के साथ साथ वह जगह और भी चमकने लगी थी। केल दरवाजे की ओर चला गया और चोई हान के प्रश्न का उत्तर दिया। मृत्यु के देवता का मंदिर। केल चोई हान के साथ रात के समय सबसे चमकदार स्थान मृत्यु के देवता के मंदिर पर जाने की योजना बना रहा था। मृत्यु के देवता के मंदिर में एक विशेष प्रकार का पुजारी होता था जो महाद्वीप पर अन्यत्र नहीं मिलता था। बहरा अधिकारी। वे आपकी कही हुई कोई भी बात नहीं सुन सकते थे। यही कारण था कि मृत्यु के देवता के विश्वासियों ने उनकी तलाश की। हालांकि केल आस्तिक नहीं था, फिर भी वह अधिकांश रईसों की तरह उनसे मिलने की योजना बना रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही केल ने पलटकर देखा। चोई हान अभी भी मेज के पास खड़ा था। केल मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हें दो सत्य बताने की योजना बना रहा हूं। हालांकि वह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निकली अगली बात बिल्कुल भी हल्की नहीं थी। मेरी जान जोखिम में है। चोई हान की पुतलियां हल्की सी हिली। हालांकि जब केल वापस मुड़ा तो उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मेरे पीछे आओ। चोई हान धीरे धीरे टेबल से दूर चला गया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसकी आंखें फिर से शांत हो गई थीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कठोर था। केल दरवाजे की कुंडी घुमाते हुए अपनी बात को फिर से दोहरा रहा था। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें सच बताऊंगा। केल चोई हान के साथ मृत्यु के देवता के मंदिर की ओर चला गया। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा कि केल अचानक बाहर जाना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि रॉन भी कहीं चला गया है, क्योंकि वह कहीं नहीं मिल रहा था। हंस के मन में केल के लिए बस यही सवाल था कि केल कहाँ जा रहा है। युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? इसकी चिंता मत करो। हाँ सर, लेकिन चूंकि यह राजधानी में आपका पहला दिन है तो क्या आप आज शराब की बोतलें तोड़े बिना वापस जा सकते हैं? उद्धरण ... क्या आप सचमुच इसी तरह लाइन से बाहर निकलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कृपया सुरक्षित रहें, युवा स्वामी। केल गाड़ी पर चढ़ गया और सोचने लगा कि हंस से कैसे निपटा जाए, जो बार बार लाइन से बाहर निकल रहा था। जब वह सोच रहा था तभी गाड़ी मंदिर के पास आ पहुंची। चलो उतरें। समझ गया। केल गाड़ी से बाहर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ। चोई हान तब से चुप था जब से वे गाड़ी पर चढ़े थे, नहीं, जब से वे केल के कमरे से बाहर निकले थे। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में इस समय बहुत सी जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। केल को चोई हान के व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ द बर्थ ऑफ ए हीरो के 5वें खंड तक ही पता था। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में केल को पूरा यकीन था। हालांकि चोई हान एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह भोला नहीं था। वह बहुत होशियार था। अगर मैं कोई अविश्वसनीय बहाना देने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि वह पहले तो मुझ पर विश्वास कर ले, लेकिन बाद में निश्चित रूप से मुझ पर संदेह करेगा। चोई हान दसियों वर्षों तक एकांत में रहने के कारण बहुत अकेला हो गया था, लेकिन उस अनुभव ने उसे सिखाया कि कैसे अपने दम पर जीवित रहना है और कैसे हठपूर्वक दृढ़ रहना है। चोई हान अभी उसे अनुकूल दृष्टि से देख सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है, लेकिन जैसा कि द बर्थ ऑफ ए हीरो के खंड 5 में देखा गया है, वह ऐसा व्यक्ति है जो अंततः नेता बनना चाहता है। चोई हान ऐसा व्यक्ति है जो न्याय के अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए जीवित रहेगा। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत सफेद है। मृत्यु के देवता का मंदिर जिसे केल ने उतरते ही देखा पूरी तरह से सफेद था, उस पर धूल का एक कण भी नहीं दिखाई दे रहा था। मृत्यु के देवता के अनुयायी सफेद रंग को मृत्यु का रंग मानते थे और हर दिन हर चीज को बार बार साफ करते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इमारत पर कहीं भी धूल का एक कण भी न हो। कितनी दिलचस्प जगह है। मृत्यु के देवता का मंदिर ऐसा लग रहा था मानो वह लोगों को यह दिखाना चाहता हो कि रात के समय उन्हें किसी बात का डर नहीं है। सूरज ढलने के बाद उन्होंने मंदिर को विश्वासियों और गैर विश्वासियों दोनों के लिए खोल दिया। यदि आप दिन में आते हैं तो जाहिर है सभी पुजारी सो रहे होते हैं। केल के अनुसार यह वास्तव में एक दिलचस्प जगह थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 पुजारियों ने उनका स्वागत किया।
आपको शांतिपूर्ण विश्राम का आशीर्वाद मिले। आपको शांतिपूर्ण विश्राम का आशीर्वाद मिले। मृत्यु के देवता के पुजारी आमतौर पर बेहद उत्साही होते थे। हालांकि लोग मृत्यु को अंत मानते हैं, लेकिन मृत्यु के देवता के चच के दर्शन का मानना था कि शांतिपूर्ण विश्राम की ओर बढ़ते हुए जीवन का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। पुजारी निम केल धीरे धीरे पादरी के पास पहुंचा। पादरी ने उत्सुक भाव से केल का निरीक्षण किया। केल अपने पहनावे के आधार पर या तो एक बहुत ही अमीर रईस या एक अमीर व्यापारी लग रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ा आदमी एक भिखारी जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी कमर पर तलवार उसे कुछ हद तक मजबूत दिखा रही थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मौत का कोई खुला कमरा है? दोनों पुजारियों के चेहरे पर तनाव आ गया। सवाल पूछने वाले पुजारी ने सवाल पूछने से पहले कैले और चोई हान के बीच बारी बारी से देखा। आप किसकी मौत को दांव पर लगा रहे हैं? पुजारी ने चोई हान की ओर देखा और कहा कि वह ऐसा कर रहा है। चोई हान इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पहाड़ पर लुढ़क रहा हो और कुछ समय से तकलीफ में हो। ऐसा भी लग रहा था कि उसने करीब 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और वह ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसे आसानी से ठगा जा सकता है। पुजारी को इस बात से कड़वाहट महसूस हुई। पादरी ने अपनी नज़र अमीर रईस पर घुमाई। सुंदर लाल बाल और सुंदर चेहरा। वह बहुत सुंदर तो नहीं था, लेकिन वह जहां भी जाता था ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। इसके अलावा यह आदमी इस समय मुस्कुरा रहा था। केल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। मेरा हम केल ने भ्रमित पादरी को देखकर एक बार फिर मुस्कुराया। मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। चोई हान ने उस समय कैले के कंधे पर अपना हाथ रखा। केल निम क्या? केल ने पलटकर देखा तो चोई हान के चेहरे पर एक कठोर लेकिन चिंतित भाव था। यदि आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी मैं आप पर विश्वास करूंगा। केल मुस्कुराने लगा और धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे। चोई हान के पास उस पर विश्वास न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वह कैल पर कैसे विश्वास कर सकता था जब कैल उसे कुछ भी बताने की योजना नहीं बना रहा था। यही कारण था कि वे मंदिर में थे। मैं उससे सब कुछ क्यों बताऊं? इससे तो मैं भी झंझट में फंस जाऊंगा। चोई हान के साथ इतना उलझने का कोई कारण नहीं था। अगर चोई हान आसपास होता तो कैल शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाता। ये पहले से ही दिख रहा है। क्या चोई हान ने सभी भेड़ियों के बच्चों को लाकर उसके लिए और भी मुसीबतें नहीं खड़ी कर दी? वह भविष्य में जलपरियों से लड़ने के लिए वेल जनजाति के साथ वेल पर सवार होगा। इस मानव केंद्रित दुनिया में चोई हान की स्थिति मनुष्यों और गैर मनुष्यों दोनों को गले लगाने की है, जिससे वह बदलने लगता है। इसकी शुरुआत वेल जनजाति से होती है। वॉल्यूम 5 की शुरुआत में दिखाई देने वाली वेल जनजाति, ईमानदारी से कहें तो, काफी डरावनी थी। वे सबसे खतरनाक शिकारी थे। वेल जनजाति जानवरों में सबसे मजबूत थी। वे सबसे खूबसूरत जानवर भी थे। वेल जनजाति के पास काले, भूरे या गुलाबी रंग के अलग अलग रंग थे, लेकिन वे सभी बेहद खूबसूरत थे। इसकी तुलना में इस दुनिया की जलपरियों के 2 पैर और पंख थे, जो तराजू से ढके हुए इंसान की तरह दिखते थे। लेकिन वे इतने जिद्दी हैं कि वे ड्रैगन के सामने भी नम्र नहीं होंगे। वेल जनजाति बहुत डरावनी थी। हालांकि वे संख्या में कम थे, लेकिन उनका हल्का मुक्का आसानी से किसी इंसान का सिर उड़ा सकता था। यहां तक कि लॉक भी वेल जनजाति के सामने एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। उनका स्वभाव निर्दयी है। चोई हान हर तरह के लोगों और परेशानियों से जुड़ता है। केल को उसके साथ जुड़े रहने की कोई इच्छा नहीं थी। पुजारी निम कमरा? हाँ, हमारे पास एक है। मैं इसे तुरंत आपके लिए तैयार कर दूंगा। कृपया बेसमेंट में जाएं। धन्यवाद। केल पुजारी के पीछे चलने लगा। चोई हान ने अनिश्चित भाव से केल के पीछे चलना शुरू किया। केल ने चोई हान की हरकत को नोटिस किया और इत्मीनान से मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें दीवार के एक तरफ कई दरवाजे दिखाई दिए। पुजारी ने उनमें से एक दरवाजा खोला और तहखाने में जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। नीचे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत बढ़िया, चलो चलें। पुजारी ने दिलचस्पी के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के केल को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। मृत्यु के मंदिर में जिस मृत्यु का उल्लेख किया गया है, उसका अर्थ प्रतिज्ञा भी है। मृत्यु ऐसी चीज थी जो किसी न किसी मोड़ पर आपके पास आने की गारंटी थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप टाल सकते थे, और आपकी जिम्मेदारी थी कि जब तक आप यहाँ हैं, दुनिया में अपनी भूमिका को स्वीकार करें। यही कारण है कि मृत्यु के देवता के मंदिर के अधिकारी उन लोगों के लिए मृत्यु का दंड लाते थे जो अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध जाते थे। इस वजह से जो लोग इस मृत्यु कक्ष में जाते थे, या जिसे कभी कभी प्रतिज्ञा कक्ष भी कहा जाता था, वे विनम्र और गंभीर होते थे।
इसके विपरीत ये शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति पुजारी की नज़र में वास्तव में अनोखा था। यह मुझे पुजारिन केज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वह एक ऐसी महिला थी जो मंदिर को बहुत बार कोसती थी, लेकिन फिर भी भगवान उसे प्यार करते थे। केज, पुजारी ने अचानक उसके बारे में सोचा, लेकिन जल्दी से उसे अपने विचारों से मिटा दिया। उसी समय केज फिर से भगवान की आवाज सुनकर निराश हो रहा था। केज के बारे में सोचने के बाद पुजारी ने केल के पीछे सीढ़ियों से नीचे की ओर कदम बढ़ाया। नीचे पहुंचने पर पुजारी ने दरवाजा खोला और केल और चोई हान को इसकी जानकारी दी। कृपया 1 मिनट रुकें, मैं इससे तैयार कर दूंगा। फिर पादरी अकेले कमरे में दाखिल हुआ। केल ने बंद दरवाजे की ओर देखा और बोलना शुरू किया, अगर आपको वाकई नहीं लगता कि हमें ऐसा करने की जरूरत है, तो मैं आपको पहले ही एक सच्चाई बता दूंगा। आप क्या सोचते हैं? चोई हान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, कृपया मुझे बताओ, मुझे तुम पर भरोसा है। क्या ऐसा है? केल ने एक हाथ से अपनी थोड़ी रगड़ी और फिर सहजता से सच उगल दिया। 2 सत्यों में से पहला। उसकी नज़र चोई हान की ओर मुड़ गई। मुझे न तो इस गुप्त संगठन की पहचान पता है और न ही उनका लक्ष्य। उद्धरण चिन्ह ... क्या? चोई हान की पुतलियां हिलने लगीं। उसी समय उन्होंने एक क्लिक की आवाज सुनी और पादरी कमरे से बाहर आ गया। अब आप अंदर जा सकते हैं। अपनी जान जोखिम में डालने वाले व्यक्ति को पुजारी निम के लिए कमरे के अंदर एक बार अपना हाथ ऊपर उठाना होगा। धन्यवाद, हम समझते हैं। शांतचित कैले की तुलना में चोई हान बेहद उलझन में और चिंतित लग रहा था। पुजारी ने इस पर उलझन में अपना सिर झुकाया, लेकिन चुपचाप उस क्षेत्र से चला गया। यह उसका कोई काम नहीं था। कैले ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और चोई हान की ओर देखने के लिए मुड़ा। विश्वास नहीं होता कि आप देख। केल देख सकता था कि चोई हान जवाब देने में संघर्ष कर रहा था। चोई हान ने कहा था कि उसे केल पर भरोसा है, लेकिन वह केल के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता था। केल को कैसे नहीं पता? क्या इसका कोई मतलब था? चोई हान ने फिर अपने कान में केल की आवाज सुनी। मैं समझता हूं। चोई हान ने कैल की ओर देखा। कैल के शांत भाव से वह बहुत परिपक्व लग रहा था। फिर कैल ने बोलना शुरू किया, चलो अंदर चले। चोई हान केल का पीछा करते हुए मृत्यु के कमरे में चला गया, जो सफेद दरवाजे के पीछे था। जैसा कि अपेक्षित था, कमरा पूरी तरह से सफेद था, जिसमें एक सफेद मेज, सफेद कुर्सी और सफेद दीवारें थीं। कमरे में एकमात्र गैर सफेद चीज पुजारी था, जो अपने मुंह और कान ढके हुए वहां खड़ा था। बहरे पादरी। केल को यह उपाधि अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस दुनिया में इन पादरियों का बहुत सम्मान था। कुलीन और राजघराने के लोग, कोई भी व्यक्ति जिसे गुप्त बातचीत करनी होती थी या चुपके से किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते थे, वे इन पादरियों से मिलने आते थे। केल ने चुपचाप अपना सिर झुकाकर पादरी का अभिवादन किया और फिर अपना हाथ ऊपर उठाया। पादरी ने केल की हरकत पर सिर हिलाया और मेज के पास रखी 2 कुर्सियों की ओर इशारा किया। केल दाईं ओर बैठ गया, जबकि चोई हान उसके सामने बाईं ओर बैठ गया। पादरी मेज के सिरहाने की ओर बढ़ा और फिर एक कागज का टुकड़ा उनकी ओर बढ़ाया। उस व्यक्ति के लिए जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मृत्यु के देवता का हाथ उस व्यक्ति को छुएगा जो आपके साथ आया है। एक बार ऐसा होने पर आप अपनी प्रतिज्ञा कह सकते हैं। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, तो मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। निर्देशों का कितना क्रूर सेट है। केल ने ये पुष्टि करने के बाद कि चोई हान ने पढ़ना समाप्त कर दिया है, कागज को पुजारी को वापस धकेल दिया। पुजारी ने फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे केज ने पहले किया था। उस पल ऊं सफेद कमरा हिलने लगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह भगवान की सेवा करने वाली जगह थी, लेकिन कमरे के हिलने के बाद पुजारी के चारों ओर काला धुआं बनने लगा। फिर काले धुएं ने चोई हान और कैले दोनों को घेर लिया और फिर उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बना दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह मृत्यु के देवता की शक्ति है? हाँ, केल ने चोई हान के सवाल का जवाब दिया और फिर अपने चारों ओर काले धुएं के धागे को महसूस करने की कोशिश की। ऐसा तब हुआ जब केज ने भी प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मृत्यु के देवता की शक्ति ने उसे इस प्रतिज्ञा के दांव की याद दिला दी। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। केल को यकीन था कि चोई हान ने भी इसे महसूस किया होगा। शायद इसीलिए उसका चेहरा सख्त हो गया था। केल को मौत के देवता का स्पर्श महसूस हुआ और उसने अपनी प्रतिज्ञा शुरू कर दी। मेरे सामने बैठा पुजारी गारंटी देता है कि वह सुन नहीं सकता, और अगर यह सच नहीं है, तो उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब भी किसी बधिर पुजारी के समक्ष कोई व्रत लिया जाता था, तो सबसे पहले यही वाक्यांश कहा जाता था। इसके अलावा, मैं केल हेनिट्यूस, अनंत विश्राम के देवता के सामने चोई हान से सच बोलने की शपथ लेता हूँ,
और अगर मैं जो कहता हूं वह थोड़ा भी झूठ है तो मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तुरंत इसी स्थान पर मर जाऊंगा। तुरंत उस शब्द से चोई हान का चेहरा और भी सख्त हो गया। वह घबरा गया। पहले तो केल को इस बात पर विचार करना पड़ा कि क्या चोई हान को सब कुछ बता दिया जाए। मैं उस उपन्यास में चला गया जिसे मैं पढ़ रहा था। मैं भी कोरियाई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि खंड 5 तक क्या होता है। ये गुप्त संगठन पूरे महाद्वीप में समस्याएं पैदा करता है। युद्ध के कारण जल्द ही महाद्वीप अराजकता की स्थिति में आ जाता है। क्या केल को ये सब कहना चाहिए, या क्या उसे ऐसा कुछ कहना चाहिए? मैं उस उपन्यास में चला गया जो मैं पढ़ रहा था और एक अमीर कुलीन व्यक्ति का बेटा बन गया। यही कारण था कि मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि उपन्यास में क्या हुआ था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बदल दिया। मैं खुद को शांति से जीने देना चाहता था, भले ही महाद्वीप युद्ध की स्थिति में हो। कैल को दोनों में से कोई भी पसंद नहीं था। पहला विकल्प उसे महाद्वीप के युद्ध में शामिल कर सकता था और युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु करवा सकता था, जबकि दूसरा विकल्प चोई हान के तिरस्कार के कारण उसकी मृत्यु करवा सकता था। केल नहीं चाहता था कि इनमें से कुछ भी घटित हो। पहला, दो सत्यों में से पहला। मैं, केल हेनिट्यूज, उस संगठन की पहचान नहीं जानता। आह! चोई हान ने गहरी आह भरी और फिर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ हटाए और देखा कि केल अभी भी जीवित था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे उनकी पहचान नहीं पता। ये सच था। केल, मूल किम रोक-सू ने द बर्थ ऑफ ए हीरो को खंड 5 तक पढ़ा था, लेकिन इसमें गुप्त संगठन के लक्ष्यों या पहचान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें केवल संगठन की कार्रवाइयों पर चर्चा की गई थी। और एक बात, मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, दो सत्यों में से दूसरा सत्य। मैं इस संगठन से घृणा करता हूं और चाहता हूं कि यह खत्म हो जाए। स्वाभाविक रूप से केल अभी भी जीवित था। उसे ये लोग पसंद नहीं थे जो ऐसी घटनाओं का कारण बने। वे शायद महाद्वीप के युद्ध में भी भाग लेते हैं। केल चाहता था कि वे गायब हो जाएं ताकि वह एक शांतिपूर्ण महाद्वीप पर शांति से रह सके। चोई हान को ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। उसने खुद को, पादरी को और केल को जोड़ने वाले काले धागे को देखा, फिर बार बार अपनी मुट्ठी बंद की और खोली। जब चोई हान ने बोलना शुरू किया तो केल चोई हान के डरावने हाव भाव देखकर चौंक गया। यदि आप उन्हें जानते ही नहीं तो उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे कुछ भयानक चीजों के बारे में पता है जो वे करने की योजना बना रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन और लॉक उनमें से दो हैं। चोई हान, केल ने अपनी तर्जनी उंगली से स्वयं की ओर इशारा किया। मैंने अपना जीवन कचरे की तरह जिया है। यही मेरा सपना है। चोई हान के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने केल से कहा कि उसका सपना कचरा बनना है। मुझे अपने परिवार का उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। बेसन हेनिट्यूज, मेरा खून का छोटा भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह उत्तराधिकारी बने। ये भी सच था। इसीलिए केल ने चोई हान से सवाल पूछा, तो फिर मैं हेनिट्यूज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में राजधानी क्यों आया? खासकर तब जब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेसन उत्तराधिकारी बनेगा। मेरे पिता, जो घर के मुखिया हैं, ने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं मना भी कर सकता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद चोई हान ने उत्तर दिया, उद्धरण चिन्ह ... मुझे यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि गुप्त संगठन राजधानी में क्या करने की योजना बना रहा है। चोई हान की पुतलियां एक बार फिर फैल गईं। मैं यह नहीं बता सकता कि मुझे कैसे पता है, लेकिन वे राजधानी में बहुत से लोगों को मारने की योजना बना रहे हैं। मैं बेसन को ऐसी जगह नहीं भेज सकता। मैं उस घटना को होने से रोकना चाहता हूँ। बेशक केल दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जैसा कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था। इन सभी मुद्दों को यथासंभव शांतिपूर्वक निपटाने के बाद मैं हेनिट्यूज क्षेत्र में लौटने की योजना बना रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... आप मुझे यह नहीं बता सकते कि आपको कैसे पता। सही है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता, चाहे वह कोई भी हो। चोई हान की आंखें सवालों से भरी थीं, लेकिन उसका मुंह बंद था। केल को गुप्त संगठन की पहचान तो नहीं पता थी, लेकिन वह उन कुछ कामों के बारे में जानता था जो वे अंततः करने वाले थे। वह उनसे घृणा भी करता था और चाहता था कि वे खत्म हो जाएं। चोई हान का सिर और भी नीचे झुक गया क्योंकि वह चीजों के बारे में सोचने लगा। उसका सिर अभी गड़बड़ था। फिर भी काले धागे के माध्यम से आने वाली मृत्यु के देवता की शक्ति ने उसे शांति दी। वह जानता था कि अगर उसने झूठ बोला होता तो केल यहीं मर जाता। हालांकि मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा। एक और। ये सुनकर चोई हान ने जल्दी से अपना सिर उठाया और केल की ओर देखने लगा।
अंतिम सत्य। ये तीसरा सत्य था जो केल ने चोई हान को बताया। मुझे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं है। केल ने यह बात आत्मविश्वास से कही थी। वह जीवित रहा, जिसका मतलब था कि यह सच था। चोई हान ने भौहें सिकुड़ना शुरू कर दिया। टैप टैप। चोई हान ने अपनी बंद मुट्ठी से अपनी जांघ पर थपथपाना शुरू कर दिया। हालांकि वह बहुत जोर से नहीं थपथपा रहा था, लेकिन उसकी कसी हुई मुट्ठी से नसें बाहर निकल रही थीं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। केल अभी भी जिंदा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आप पर विश्वास है। उस उत्तर को सुनने में, जिसे आने में काफी समय लगा, केल ने वे शब्द दोहराए जो उसने इस कमरे में प्रवेश करने से पहले चोई हान से कहे थे। मैं समझता हूं। फिर वह मुस्कुराने लगा। सांस। चोई हान ने मेज पर बैठे बैठे ही आह भरी। उसने अपना सिर उठाकर केल की तरफ देखा। केल की आंखें हमेशा की तरह पवित्र थीं, लेकिन जिद्दी भी। केल निम, कृपया एक और बात का वादा करो, फिर मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। चोई हान की प्रतिक्रिया के बारे में केल को संदेह था। यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह किसी भी चीज को अपने हिसाब से मोड़ने का तरीका ढूंढ सकता था, लेकिन यह वाक्यांश पूरी तरह से आप पर भरोसा है, केल को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अभी मना कर सकता था। जरूर, क्या है? केल निम, हाँ, मुझे उस संगठन से बदला लेना ही होगा। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने किसी व्यक्ति या संगठन से इतनी नफरत की है। चोई हान की आंखों में क्रोध भर गया। क्रोध के पीछे पुरानी यादों का भाव भी देखा जा सकता था। चोई हान शायद हैरिस विलेज के बारे में सोच रहा था। मम। केल ने अपने मुंह से वह आवाज नहीं निकलने दी। यही कारण था कि वह चोई हान को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, भले ही चोई हान उसके पीछे चलने का फैसला करे। चोई हान एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह हमेशा वह काम पूरा कर लेता था जो वह करने का मन बना लेता था। यही कारण था कि केल ने घबराहट के साथ चोई हान के अंतिम अनुरोध का इंतजार किया। चोई हान ने अंततः बोलना शुरू किया। कृपया मुझे बताएं, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको उनकी पहचान पता चल जाए। हाँ, जरूर। मैंने सोचा था कि वह कुछ कठिन सवाल पूछने जा रहा है। जब केल ने ये शपथ ली तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मैं, केल हेनिट्यूस, चोई हान को उनकी पहचान पता चलने पर सूचित करूंगा। अगर मैं इस शपथ के विरुद्ध जाऊंगा तो मुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये काफी है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चोई हान ने आखिरकार मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसे राहत महसूस हो रही थी। चोई हान को देखते हुए केल ने सोचना शुरू कर दिया। मैं उनकी पहचान कैसे जान पाऊंगा? उनकी पहचान का पता लगाने के लिए, वास्तव में उनकी पहचान के बारे में सबसे छोटा सुराग पाने के लिए भी उसे उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर उपन्यास में चोई हान ने कदम रखा था। ऐसा करने के लिए उसे पागल होना पड़ेगा। एक बार जब चोई हान राजधानी और रोआन साम्राज्य से बाहर निकल जाता है तो वह सभी प्रकार के नायकों से टकराता है, मनुष्य और गैर मनुष्य दोनों। इसके बारे में सोचते ही केल को बहुत बुरा महसूस होने लगा। तो क्या हमारा काम खत्म हो गया? हाँ, टकराना। केल ने अपना हाथ उठाया और मेज पर जोर से पटक दिया। उसके जोर से मेज थोड़ी हिल गई और पादरी ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया। वह क्षेत्र एक बार फिर कंपन से भर गया। ऊन। इसके साथ ही धुआं उनके शरीर में समा गया। यह उस समय से थोड़ा अलग था जब केल ने पागल पुजारिन किज के साथ ऐसा अनुभव किया था। केल ने महसूस किया कि दोनों प्रतिज्ञाएं उसके शरीर में समा गई हैं, जब उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह 10 मिलियन गैलन का चेक था। केल ने उस पैसे को शांत बैठे पुजारी के सामने रख दिया और उठ गया। फिर उसने कमरे से बाहर जाने से पहले पुजारी को अलविदा कहा। चोई हान ने पैसे और केल के बीच आगे पीछे देखा, फिर केल के पीछे कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने उलझन में केल की ओर देखा। केल ने सहजता से चोई हान की निगाह का जवाब दिया। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अच्छा, ऐसा है। केल सीढ़ियों से ऊपर आया और उसने देखा कि पहले वाला पादरी पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। पुजारी ने अभी भी जीवित केले का अभिवादन किया। आपका जीवन अपने नियत समय तक चलता रहे। यह उनका तरीका था आपको ये बताने का कि आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ें ताकि आप जीवित रह सकें। यह पूरी तरह से निर्दयी था। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी निम। केल ने जवाब में मुस्कुराते हुए पुजारी को धन्यवाद दिया। पुजारी को अभी भी केल की मुस्कुराहट और शांत आवाज अजीब लगी, लेकिन केल मंदिर से बाहर जाने के लिए उसके पास से चला गया। इसके बाद वह गाड़ी पर चढ़ गए और जैसे ही गाड़ी चल पड़ी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।
आपके संदर्भ के लिए, वह पागल जादूगर वह व्यक्ति राजधानी में होने वाली घटना का नेता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। क्या मुझे उन्हें देखने पर मारने की अनुमति है? तुम मुझसे इतना स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? जैसा चाहो वैसा करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वह पागल जादूगर एक उच्चतम स्तर का जादूगर और टेलीपोर्टेशन विशेषज्ञ था, इसलिए चोई हान कभी भी वह नहीं कर पाया जो वह उपन्यास में चाहता था। हाँ, मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। केल ने चोई हान के गुस्से भरे चेहरे से मुंह फेर लिया। यह इतना क्रूर था कि केल के लिए इसे संभालना मुश्किल था। जब वे अपने घर वापस पहुंचे तो वहां एक और व्यक्ति था जिसे संभालना केल के लिए मुश्किल था। युवा मास्टर रॉन, हत्यारा रॉन, जिसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, केल को ढूंढने आया, जो अपने कक्ष में आराम करने की कोशिश कर रहा था। केल ने उस चाय के कप को घूर कर देखा जो रॉन उसे दे रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सोने से पहले नींबू की चाय। हाँ, युवा स्वामी, केल को सोने से पहले नींबू की चाय पीने की आदत नहीं थी। उसे चाय पीने का मन नहीं था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे चाय का प्याला उठा लिया। नींबू की चाय की चुस्की लेते समय उसने महसूस किया कि रॉन की नज़र उस पर है। तभी रॉन ने बोलना शुरू किया। युवा स्वामी, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ? क्या? एक अनुरोध। रॉन के अनुरोध शब्द कहने पर कईल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से रॉन की ओर देखने लगा। रॉन के चेहरे पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान थी। कईल की आंखें धुंधली होने लगीं क्योंकि वह जल्दी से सोचने लगा। इस धूर्त बूढ़े आदमी को मुझ जैसे किसी व्यक्ति से कुछ अनुरोध है जिसे वह बेकार समझता है। केल को एक अवर्णनीय अशुभता का एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आदमी अपने चेहरे पर लगी गांठ को हटाने की कोशिश कर रहा था और अंत में 2 गांठें लेकर वापस आ गया। या तो वह या फिर वह लकड़हारा जो लालची था, और उसने दावा किया कि सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी दोनों उसकी है, और अंत में वह अपनी कुल्हाड़ी के बिना खाली हाथ चला गया। केल ने शांत होकर पूछने से पहले खुद को शांत किया। ठीक है, क्या बात है? रॉन ने तुरंत अपना अनुरोध केल के साथ साझा किया। क्या मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है? ओह! केल ने अवचेतन रूप से एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी गांठ हटा दी गई हो और उसे एक ही समय में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का सेट उपहार के रूप में मिला हो। केल ने चाय का प्याला नीचे रखा और रॉन का हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी सामान्य शैली के विपरीत तेजी से बोलना शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा विचार है। रॉन, आपने दसियों सालों तक इतनी मेहनत की है। आपको इस युवा मालिक की देखभाल करनी थी। अगर आप छुट्टी चाहते हैं तो आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। हाँ, अगर रॉन बहुत लंबा ब्रेक ले तो केल को अच्छा लगेगा। हालांकि रॉन को चोई हान से जुड़ने के लिए राजधानी में आतंकी घटना से पहले वापस लौटना जरूरी था, इसलिए 2 दिन सही थे। केल इस हत्यारे का चेहरा देखे बिना अगले 2 दिन का आनंद लेने के लिए उत्सुक था। रॉन ने उत्सुकता से कईल की ओर देखा, जो उसका हाथ जोर से पकड़े हुए था। हालांकि कईल ने जल्दी से अपनी नज़र रॉन से हटा ली और बिस्तर के बगल में एक ड्रेसर खोला। कईल ने ड्रेसर से एक पैसे की थैली निकाली और उसे ऊपर उठाया। चेक और बड़ी मात्रा में पैसे घर की तिजोरी में थे, लेकिन इस बैग में भी बहुत सारा पैसा था। केल ने पूरा बैग उठाया और रॉन के हाथ में रख दिया। वह एक अमीर परिवार का बेटा था और उसके पास पैसे के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं था। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदो और अपने ब्रेक का मजा लो। रॉन बस उस पैसे की थैली को देखता रहा जो केल ने उसके हाथ में दी थी। अपने लिए स्वादिष्ट भोजन खरीदूंगा और अपनी छुट्टी का आनंद लूंगा। इससे रॉन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वह कितने समय से छिपकर रह रहा था। उसने वह सारा समय इस छोटे से मालिक की देखभाल में बिताया था। वह अब छिपने की जगह से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि उसका भविष्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर वे लोग वाकई पश्चिमी महाद्वीप में चले गए होते तो ये सिर्फ अस्त व्यस्त होने से भी बदतर होता। तो मुझे अपने बेटे को यहीं छोड़ देना चाहिए। रॉन ने अपने सामने शांत बैठे युवा मास्टर की ओर देखा। युवा स्वामी, क्या ये सचमुच ठीक रहेगा? केल ने उत्साहपूर्वक रॉन के सवाल का जवाब दिया। वह चाहता था कि रॉन इतना आनंद ले कि वह केल को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहे। बेशक रॉन, आप छुट्टी का आनंद लेने के योग्य हैं। योग्यता। रॉन की मूल योजना कुछ दिनों में चुपचाप अकेले या बीक्रोक्स के साथ चले जाने की थी। हालांकि ये लानत मलामत वाला स्नेह ही समस्या थी, इसीलिए उसने 2 दिन के ब्रेक का जिक्र किया। वह देखना चाहता था कि यह छोटा बदमाश क्या कहेगा। वह जानने के लिए उत्सुक था।
चोई हान की वजह से अब उसके इस युवा मालिक को पता चल गया था कि वह किस तरह का व्यक्ति है। रॉन के चेहरे पर अभी भी एक सौम्य भाव था, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी होने लगी थीं। युवा मालिक, ये बहुत ज्यादा पैसा है। अगर मैं इसे लेकर भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं क्योंकि आपने सुना है कि मैं एक मजबूत व्यक्ति हूं? हालांकि सालों तक खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करने की वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसकी तीखी नजर कईल पर टिकी थी। रॉन कईल की प्रतिक्रिया देख सकता था। केल ने नाक भान सिकुड़ी थी। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं जानता, रॉन। अगर तुम भागने वाले होते तो या तो तुम बिना कुछ कहे चले जाते या सीधे कह देते कि तुम जा रहे हो। क्या मैं गलत हूं? उपन्यास में रॉन इसी तरह से चला गया था। उसने काउंट से कुछ नहीं कहा, और जब भी उसे चोई हान की पार्टी से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ता तो वह जाने से पहले उनके अनुबंध पर चर्चा करता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सही हैं। ये वास्तव में सही है। रॉन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके सामने मौजूद इस युवा पिल्ला ने उसे पिछले दसियों सालों में उसके अपने बेटे बीकरॉक्स से कहीं ज्यादा देखा था। वास्तव में केल ही वह व्यक्ति हो सकता है जो वर्तमान रॉन को सबसे अच्छी तरह जानता हो। मैं भी अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़े आदमी ने स्वीकार किया कि वह बूढ़ा हो रहा है। जैसे पेड़ों के छल्ले एक साथ नहीं बढ़ते, वैसे ही समय के प्रभाव ने उसे भी नहीं छोड़ा। फिर उसने बोलना शुरू किया। जब आप शाही महल में जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करने के लिए वापस आऊंगा। अगर तुम सचमुच चाहते हो। रॉन ने उदासीन केल की ओर देखा और पैसों की थैली रख दी। वह केल को शाही परिवार या अन्य रईसों से भी बदतर दिखने की अनुमति नहीं दे सकता था। रॉन नहीं चाहता था कि जिस पिल्ले युवा मालिक को उसने पाला था, उसे दूसरे लोग नीची नजर से देखें। जाने से पहले यह उनका अंतिम कर्तव्य होगा। तो फिर मैं अभी निकल जाऊंगा। जरूर जरूर। केल ने अपने बिस्तर पर बैठकर रॉन को बाहर जाने का इशारा किया और काफी समय बाद पहली बार उसे अच्छी नींद आई। अगले दिन जब कईल दोपहर के भोजन के समय उठा तब तक रॉन सुबह सुबह ही छुट्टी पर निकल चुका था। इसके कारण डिप्टी बटलर हैंस को कईल की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मिस्टर रॉन ने कहा कि जब तक मैं नहीं होती तब तक उन्हें सहजता महसूस नहीं होती। हाँ, मुझे लगता है कि मैं कमाल की हूँ। क्या तुम चुप हो सकते हो? केल ने हंस को अनदेखा किया और खुले कमरे के दरवाजे से बाहर देखा। चोई हान आज सुबह से ही दरवाजे के बाहर खड़ा था। केल चोई हान को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या हो रहा है, और चोई हान ने बिना पूछे ही जवाब दे दिया। मिस्टर रॉन ने मुझे आपकी सुरक्षा करने के लिए कहा है। रॉन क्या सोच रहा था? हंस से कप लेते समय केल के चेहरे पर गंभीर भाव थे। फिर वह भौहें सिकोड़ने लगा। हंस, तुम मेरे लिए नींबू पानी क्यों लाए? माफ कीजिए युवा मालिक, क्या आपको नींबू पानी पसंद नहीं है? आह। केल ने गहरी सांस ली और नींबू पानी पी लिया। उसे जगाने और पेट को शांत करने के लिए ठंडे पानी से बेहतर था। चोई हान ने कक्ष के दरवाजे के बाहर से हंस और केल को देखा और उसे पिछली रात रॉन के साथ हुई बातचीत याद आ गई। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? तुम्हारे जैसे बच्चे को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे कैले निम के लिए बात करने आए हो? आप इसका पता लगाइए। आज सुबह जल्दी जाने से पहले रॉन ने यही कहा था। जब रॉन घर से बाहर निकला तो चोई हान ने नौकर रॉन की जगह हत्यारे रॉन को देखा। चोई हान अचानक बाहर आ गया जब कईल ने उसे आवाज लगाई। कईल बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर जा रहा था। कईल ने चोई हान से पूछा, जो उसकी ओर देख रहा था। क्या लॉक जाग रहा है? जी श्रीमान। वुल्फ जनजाति के पास वास्तव में तेजी से पुनर्योजी क्षमताएं थीं। केल ने समय देखा। पिग्गी बैंक बिलोस, फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के नेता का नाजायज बेटा, जल्द ही राजधानी में पहुंचने वाला था। केल ने उसके साथ शराब पीने का वादा किया था और पहले से ही तय कर लिया था कि वे कहाँ मिलेंगे। ये वही सराय थी जहां उसने चोई हान को राजधानी पहुंचने के बाद रुकने के लिए कहा था। उस सराय में एक बार भी था जो अपनी शराब के लिए प्रसिद्ध था, और वहां कुछ ऐसा है जो चोई हान और बिल्लोस को जुड़ेगा। केल ने उस व्यापारी के बारे में सोचा जो इस समय 10 भेड़िया बच्चों के साथ होगा, और उसने पूछा, बच्चों और सराय के व्यापारी का क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि आप मीटिंग से लौटते समय यहां रुक सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बैठक। हंस भ्रमित कैले के पास गया और बोलना शुरू किया। युवा स्वामी, पूर्वोत्तर के कुलीनों का निमंत्रण। आह। केल इस बारे में भूल गया था क्योंकि वह उन रईसों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता था। वह थोड़ा भौचक्का हो गया क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या करना है। बैठक में उसे किस तरह की बेकार हरकतें करनी होंगी।
केल किम रोक सू इन लोगों से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे किसी कारण से बेकार कहा जाता था। और मेहमान भी आपसे बात करना चाहता है। क्या आप मिस रोजलिन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उसने कहा कि आपके शेड्यूल के आधार पर कोई भी समय काम करेगा। रोजलिन एक होशियार लड़की थी। उसे शायद पहले से ही संदेह है कि कल का मैना का एहसास ड्रैगन से है। उसने शायद पहले कभी ड्रैगन नहीं देखा होगा, लेकिन इतना शक्तिशाली मैना ड्रैगन के अलावा किसी और चीज से नहीं आ सकता। केल ने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर जाते ही हंस को आदेश दिया। मैं अपने कमरे में नाश्ता करूंगा, इसलिए इसे तैयार कर लो। उसके बाद मिस रोजलिन से पूछो कि क्या वह साथ में नाश्ता करना चाहेंगी। हाँ, युवा स्वामी, मैं समझ गया। हालांकि ये दिन का मध्य है, इसलिए ये दोपहर का भोजन होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हंस, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। केल ने हंस को घूर कर देखा, जिसने जोरदार तरीके से जवाब दिया और बाथरूम का दरवाजा बंद करने से पहले एक आखिरी आदेश दिया। और छत का दरवाजा खुला छोड़ दो। ब्लैक ड्रैगन को अंदर आने में सक्षम होना चाहिए। ये बहुत अजीब बात थी कि वह तभी अच्छी नींद ले पाता था जब वह खिड़की के पास बाहर पेड़ पर सोता था। तारांकन, तो मैं अभी रोजलिन निम को लेकर आता हूँ। ठीक है। केल भोजन के पास एक कुर्सी पर बैठ गया, जो कुछ लोगों के लिए नाश्ता था और दूसरों के लिए दोपहर का भोजन, और हंस को बाहर भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि बीकरॉक्स ने काफी मेहनत की है, क्योंकि मेज पर रखा खाना शानदार लग रहा था। मेज पर खाना भरा हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि उसने इसे एक साथ मांगा था बजाय इसके कि इसे अलग अलग परोसा जाए। कैल निम, चोई हान उसके पास आया। जब तक आप खाना खा रहे होंगे मैं लॉक के साथ रहूंगी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बारी बारी से उसकी देखभाल कर रहे हो। चोई हान ने केल की घोषणा पर शर्मिंदगी से मुस्कुराना शुरू कर दिया। हालांकि लॉक जल्दी ठीक हो रहा था, फिर भी वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और रोजलिन और चोई हान बारी बारी से उसे दूध पिला रहे थे। बेशक रोजलिन ही ज्यादातर दूध पिला रही थी। ऑन और होंग भी उसकी देखभाल करने में मदद कर रहे हैं। वे नरक जैसे हैं। चोई हान कैल की बातों पर चुप रह गया। ऑन और होंग लॉक के कमरे में रह रहे थे, लेकिन यह वही था जो दोनों बिल्ली के बच्चे कैल को गुप्त रूप से बताते थे। मुझे लगता है कि हम वुल्फ ट्राइब को मारने के लिए बहुत कमजोर हैं। हम शायद हार जाएंगे, भले ही हम बेरसिक मोड में आ जाएं। हमें उसके जैसे लोगों को कुचलने का कोई तरीका निकालना होगा। ठीक है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। इसलिए हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। ऑन और होंग वहां लॉक की देखभाल करने के लिए नहीं थे, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए थे कि भविष्य में ऐसे दुश्मनों को कैसे मारा जाए। लेकिन लॉक अभी भी अपने साथ दो प्यारे बिल्ली के बच्चों को लेकर सहज महसूस करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। केल को चोई हान और लॉक को सच्चाई बताने की कोई इच्छा नहीं थी। चोई हान ने चुपचाप बोलने से पहले ये सत्यापित करने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया कि ब्लैक ड्रैगन कमरे में नहीं था। मैंने लॉक या रोजलिन को यह नहीं बताया कि मैं उन्हें अपने साथ लाया हूं, क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अच्छा काम, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे गुप्त रखूंगा। चोई हान कैल को एक विश्वसनीय पक्ष दिखा रहा था। शायद ये कल की शपथ के कारण था, लेकिन चोई हान को नहीं पता था कि शब्द कितने कपटपूर्ण हो सकते हैं। वह नहीं जानता था कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे एक पक्ष को दूसरे से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मृत्यु के देवता केवल केल के शब्दों और उसकी व्याख्या का पालन करेंगे, क्योंकि वही थे जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया था। यही कारण है कि जब वे मृत्यु की शपथ लेने जा रहे होते हैं तो कुलीन लोग कम से कम एक सप्ताह तक तैयारी करते हैं कि उन्हें क्या कहना है। वे आमतौर पर औसतन कम से कम 10 पृष्ठों का पाठ बोलते हैं। केल ने चोई हान से बात करने से पहले सोचा कि वह भविष्य में उसका उपयोग कैसे करेगा। चोई हान वास्तव में उस पर भरोसा करती दिख रही थी। चोई हान, क्या तुमने कहा था कि अगर तुम उस खून पीने वाले जादूगर को दोबारा देखोगे तो उसे मार डालोगे? हाँ, केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर पर अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए। चोई हान की नजर बदलने लगी, लेकिन केल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। बेशक, हमें पहले आतंकवादी घटना को रोकना होगा। चोई हान के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह केल से तुरंत बताने के लिए कह रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद हंस की आवाज आए। युवा स्वामी, मैं रोजलिन निम को लाया हूं। केल ने चोई हान की ओर सिर हिलाया और कुर्सी से उठ गया। चोई हान भी चुपचाप उठा और उसने दरवाजा खोला। हंस और रोजलिन खुले दरवाजे से अंदर आए।
हंस दरवाजे के फ्रेम से आगे नहीं गया और उसने शांति से वही बात कही जो उसने पहले कही थी। युवा स्वामी रोजलिन निम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। हंस ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। चोई हान भी उसके पीछे पीछे चला गया। रोजलिन, मैं लॉक के साथ रहूंगा। ठीक है। जब वे दोनों चले गए तो कमरे में केवल रोजलिन और केल ही बचे थे। रोजलिन शांत फिर भी ठंडी लग रही थी। आमंत्रण के लिए धन्यवाद युवा मास्टर कैले। कुछ भी नहीं था मिस रोजलिन। केल ने अपने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया और बोलना शुरू किया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि आप गोलमोल बातें करना पसंद नहीं करते। रोसेलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा और केल ने खुली छत की खिड़की की ओर देखा और बोलना शुरू कर दिया। अंदर आ जाओ। उसी क्षण रोजलिन ने जल्दी से पलटकर देखा। उसने देखा कि कमरे में कुछ पत्तियां तैर रही थीं। वह खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। हालांकि वह कल रात तार्किक रूप से चीजों के बारे में सोचने में सक्षम थी। लॉक को दूध पिलाते समय उसने पूरी रात इसके बारे में सोचा था। 3 स्तरीय जादू और ऐसा करने की क्षमता। वास्तव में केवल एक ही उत्तर था। उसने अपनी नजरें तैरते पत्तों से हटाईं और केल की ओर देखा और पूछा, ड्रैगन, क्या ये ड्रैगन निम है? जादूगर वास्तव में ड्रैगन का सम्मान करते थे। उसके व्यवहार से यह स्पष्ट रूप से पता चला कि यह सच था। केल ने मुस्कुराते हुए तैरते पत्तों की ओर बोलना शुरू किया। आप अपना परिचय दें। उस पल मेज के ऊपर, या अगर आप ज्यादा सटीक कहना चाहें तो स्टेक के ऊपर तैर रहे पत्ते एक काले ड्रैगन में बदल गए। उसने अपना अदृश्य होने का जादू हटा दिया था। रोजलिन सांस भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि वह पूरी तरह से चौंक गई थी। हालांकि उसे पता था कि यह एक ड्रैगन होने वाला था, फिर भी यह चौंकाने वाला था। पश्चिमी और पूर्वी दोनों महाद्वीपों में मिलाकर 20 से भी कम ड्रैगन अस्तित्व में थे, लेकिन ऐसा अस्तित्व अभी उसके सामने था। वे अपने क्षेत्र और मांद को कभी न छोड़ने और दुनिया में सबसे अद्भुत अस्तित्व के रूप में जीवन का आनंद लेने के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा ड्रैगन मन और प्रकृति दोनों के राजा थे। वे एक ऐसे अस्तित्व भी थे जो एकांत पसंद करते थे। हालांकि यह पुष्टि की गई थी कि दुनिया में 20 ड्रैगन थे। वे सभी अलग अलग रंग के थे और व्यक्तित्व, आदतों और लक्षणों में काफी भिन्न थे। मैजिक टॉवर ने इसे काफी दिलचस्प पाया। अपने माता पिता के अधीन बड़े होने के बाद भी वे रंग और व्यक्तित्व में अलग क्यों थे? उन्हें केवल एक ही स्पष्टीकरण सूझा। ड्रैगन गर्वित प्राणी हैं जो अन्य प्राणियों से अलग दिखना चाहते हैं। वे जीवित रहते हुए अद्वितीय बने रहना चाहते हैं। यही बात उनके अपने ड्रैगन कबीले में भी लागू होती है। ऐसा ही अस्तित्व इस समय रोजलिन की आंखों के सामने था। यह एक युवा ड्रैगन था, लेकिन वह जो मानस महसूस कर सकती थी, और ड्रैगन की अनोखी निगाह ने उसे बताया कि यह वास्तव में किसी भी अन्य ड्रैगन की तरह ही था। ब्लैक ड्रैगन ने चुपचाप रोसेलिन को कुछ देर तक देखा और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। रोसेलिन को समझ नहीं आया कि ड्रैगन की हरकत के बारे में क्या कहे। ऐसा करने के बाद ड्रैगन स्टेक के सामने चला गया और बोलना शुरू कर दिया। मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह ... आगे बढ़ो, तुम इसे खा सकते हो। केल ने उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया और रोजलिन को एक सीख भी दी। हमें भी खाना चाहिए। हाँ। रोजलिन के चेहरे पर खालीपन था जब वह बैठी थी। वह देख सकती थी कि युवा ब्लैक ड्रैगन उसके सामने स्टेक खा रहा था, जबकि केल, जो हमेशा की तुलना में ज्यादा आकर्षक कपड़े पहने हुए था क्योंकि उसे नॉर्थ ईस्टर्न नोबल्स मीटिंग में भाग लेना था, सुरुचिपूर्ण ढंग से सूप खा रहा था। यदि वह मैजिक टॉवर में लोगों को इस बारे में बताती तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि रोजलिन को अपनी आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा था उस पर और साथ ही अपनी 5 इंद्रियों पर भी विश्वास था। प्रकृति में हर चीज को 5 इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मेरे जैसा जादूगर ऐसा दृश्य देख सकता है। एक ड्रैगन एक इंसान के साथ है। रोजलिन ने अपने सामने के दृश्य पर विश्वास किया और अपनी ईमानदार टिप्पणी प्रकट की। केल ने जवाब देने की परवाह नहीं की, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने रोजलिन को देखने के लिए स्टेक खाना बंद कर दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर केल की ओर देखा। यह एक सरीसृप का चेहरा था, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। काले ड्रैगन ने केल को देखते हुए भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया, जो अभी भी अपना सूप खा रहा था, और बोलना शुरू कर दिया। बहुत कमजोर है। वह चींटी से भी बेहतर नहीं है। यही कारण है। वास्तव में केल और ड्रैगन दोनों सहमत थे। रोजलिन ने जिज्ञासा से ये सब देखा, फिर आखिरकार सिर हिलाया। युवा मास्टर केल और ड्रैगन निम के साथ भोजन करना, यह एक सम्मान की बात है। रोजलिन शांत थी और उसने अपना कांटा उठाया।
केल ने उसके चेहरे पर नजर डाली और अपना सूप पीना जारी रखा। वह वास्तव में एक साहसी व्यक्ति है। कोई भी दूसरा जादूगर लगातार कांप रहा होगा और ड्रैगन की तारीफ कर रहा होगा। फिर वे ड्रैगन से कहेंगे कि उन्हें थोड़ा सा भी मन या जादू के बारे में सिखा दे। ड्रैगन का जादू ऐसा था जो महाद्वीप के किसी भी जादूगर को पागल कर सकता था। केल ने रोजलिन से बात करना शुरू किया, जो सलाद से शुरुआत कर रही थी। कृपया जब तक आप चाहें यहाँ रहें। युवा मास्टर केल, हाँ, मुझे 3 चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता है, लेकिन उनमें से एक का समाधान पहले ही हो चुका है, इसलिए मेरे पास 2 और चीजें हैं। क्या मैं उनके बारे में पूछ सकता हूँ? करने की कृपा करें। पहला सवाल शायद ड्रैगन के बारे में था। केल ने लंबे समय तक इस पर विचार करने के बाद रोजलिन को ड्रैगन के अस्तित्व के बारे में बताने का फैसला किया था। उसे लगा कि ऐसा करना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उसे लगा कि वह अन्य 2 प्रश्नों का भी अनुमान लगा सकता है। ये दूसरी बात है जिसके बारे में मुझे उत्सुकता है। रोजलिन ने अपना प्रश्न शांतिपूर्वक और ईमानदारी से पूछा। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में इस तरह रहने देना ठीक है जिसे आमंत्रित नहीं किया गया? भले ही मैं एक जादूगर हूं, एक कुलीन व्यक्ति के रूप में आपको अजनबियों के साथ संगति करने के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। केल ने आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दिया। ये ठीक है क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जिसे चोई हान लाया है। केल ने स्टेक खा रहे ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा, फिर रोजलिन की ओर देखा और बोलना जारी रखा। मेरे पास भी यह आदमी है। ब्लैक ड्रैगन ने उस कथन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उसने स्टेक प्लेट में अपना चेहरा ठूंसने से पहले एक बार अपना पंख फड़फड़ाया और स्टेक को पहले से भी ज्यादा तेजी से खाना शुरू कर दिया। रोजलिन ने ड्रैगन को काफी देर तक देखा, फिर उसकी लाल पुतलियां कैल पर वापस चली गईं, जो सैल्मन स्टेक खा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। तो फिर मेरा तीसरा सवाल यह है। केल ने सैल्मन स्टेक खाना बंद कर दिया और रोजलिन की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और केल उसकी लाल पुतलियां देख सकता था। मूल रूप से जब वे राजधानी में प्रवेश करते थे तो रोजलिन ने जादू से अपनी पुतलियां लाल से काली कर ली थीं। उसने अपने बालों के रंग के साथ भी यही किया। हालांकि अभी ऐसा नहीं था। रोजलिन ने अपना प्रश्न पूछा। आप एक कुलीन व्यक्ति होने के बावजूद मुझसे इतने सम्मान से क्यों बात करते हैं? केल ने सैल्मन स्टेक के बगल में रखा वाइन ग्लास उठाया और व्हाइट वाइन का एक घूंट लिया। फिर उसने बोलना शुरू किया। लाल बाल, लाल पुतलियां और एक जादूगर। फिर वहां तुम्हारा स्वप्रकट नाम रोजलिन है। जब कोई व्यक्ति इस बारे में इतना स्पष्ट था तो ये दिखावा करना अजीब था कि उसे कुछ नहीं पता। ये पूछते ही केल मुस्कुराने लगा। राजकुमारी निम, क्या तुम्हें ही मुझसे इतने सम्मान से बात करना बंद कर देना चाहिए? रोजलिन मुस्कुराने लगी। मैंने सुना था कि तुम बेकार हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह झूठ था। रोजलिन ने तुरंत ही सम्मानपूर्ण लहजे में बोलना बंद कर दिया, जैसा कि केल ने उम्मीद की थी। हालांकि ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि दूसरे राज्य की राजकुमारी कैसी दिखती होगी, लेकिन रईसों के लिए यह अलग बात थी। निम्न स्तर के कुलीनों को जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल लगता था, लेकिन काउंट स्तर पर हेनिट्यूस परिवार की तरह पड़ोसी राज्यों के कुलीनों और राजघरानों के बारे में जानकारी होना बुनियादी ज्ञान था। कुलीन होना सिर्फ मौज मस्ती और खेल नहीं था। केल ने रोजलिन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। ये सच है कि मैं कचरा होने के लिए प्रसिद्ध हूँ। हालांकि एक जादूगर को अपनी 5 इंद्रियों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, युवा मास्टर केल। हम केवल उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जिनका हम स्वयं अनुभव करते हैं। केल को रोजलिन के बोलने का तरीका बहुत अजीब लगा। वह एक राजकुमारी के रूप में उससे अनौपचारिक रूप से बात कर रही थी, लेकिन जब वह खुद को जादूगरों के समाज का हिस्सा बताकर हम शब्द का इस्तेमाल कर रही थी तो वह औपचारिक रूप से बोल रही थी। एक जादूगर के रूप में उसकी पहचान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी। लेकिन राजकुमारी निम, रोजलिन, उसे सचमुच राजकुमारी जैसा व्यवहार पसंद नहीं था। ठीक है मिस रोजलिन, क्या आपने अपने सवाल खत्म कर लिए हैं? हाँ, मैं खत्म कर चुका हूँ, जवाब देते हुए वह मुस्कुराए। युवा मास्टर केल, ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। हालांकि वह जानता था कि वह एक राजकुमारी है, फिर भी उसने उससे कहा कि वह अपने प्रवास का आनंद ले और फिर चली जाए। ऐसा नहीं था कि उसे यह अपमानजनक लगा या कुछ और। वास्तव में वह इसे पसंद करती थी। अगर वह विशेष व्यवहार चाहती थी तो उसे तुरंत अपना पूरा नाम और अपनी पहचान बतानी चाहिए थी। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। इसके अलावा वह लॉक की स्थिति के बारे में बताने के लिए केल की आभारी थी। सचमुच मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजकुमारी निम को ऐसा ही पसंद था। झूठा।
रोजलिन ने केल के शब्दों को एक अच्छा बहाना समझा। एक इंसान जो ड्रैगन के साथ यात्रा करता है, समाज में उसे कचरा माना जाता था, लेकिन असल में वह ऐसा नहीं था। अगर वह वास्तव में ऐसा करना चाहता तो वह आसानी से उसके अस्तित्व का खुलासा कर सकता था। उसने केल को धन्यवाद दिया, जो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कुछ भी पता न हो। ऐसा लगता है कि आपने रोवन राजघराने को सूचित नहीं किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या नहीं। ऐसा कुछ संबंधित व्यक्ति की अपनी इच्छा पर आधारित होना चाहिए। केल ने सोचा कि यदि केल ने महल को इसकी सूचना दे दी तो युवराज इस निवास में जबरन घुस आएंगे। आप सही कह रहे हैं, युवा मास्टर केल। मैं खुद को उजागर नहीं करना चाहता। अगर इससे भविष्य में आपको परेशानी हो तो कृपया उन्हें बता दें कि मैंने आपको ऐसा न करने के लिए कहा था। मैं आपकी कहानी का समर्थन करने के लिए एक संदेशवाहक भेजूंगा। समझ गया। मुझे यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद। मैं अपना काम संभाल लूंगा और आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे कोई परेशानी मत दो। केल ने रोजलिन को धन्यवाद दिया, जो उसे वह उत्तर दे रही थी जिसे वह सुनना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चिंता नहीं, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। रोजलिन ने खाना खाने से पहले कैल के धन्यवाद को नजरअंदाज कर दिया। कैल और रोजलिन, उन दोनों को अब और बात करने की जरूरत नहीं थी। रोजलिन बस बीच बीच में ड्रैगन को देखती रही। वह खुद को रोक नहीं पाए। एक जादूगर के रूप में उसकी नजर ड्रैगन की ओर ही जाती रही। ड्रैगन ने रोजलिन की ओर देखने से पहले उस सॉसेज को खाना बंद कर दिया जो मूल रूप से केल के लिए था। कुछ देर तक रोजलिन की लगातार झांकियों को अनदेखा करने के बाद उसने आखिरकार बात की। अपना खाना खाओ, यह मेरा है। ब्लैक ड्रैगन ने सॉसेज वाली प्लेट को अपने करीब खींच लिया। केल ने ड्रैगन के लिए उस प्लेट में और खाना डाल दिया। ब्लैक ड्रैगन स्टेक के स्वाद का आदी होता जा रहा था, जो कच्चे मांस खाने से अलग था, साथ ही मेज पर रखे अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी। रोजलिन ने केल की तरफ देखा और केल ने चुपके से 4 उंगलियां उठा दी, बिना ड्रैगन को पता चले। 4 साल की। रोजलिन ने केल के संदेश का मतलब समझकर मुस्कुराए और ड्रैगन को जवाब दिया। हाँ ड्रैगन निम, मैं तुम्हारे खाने पर नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। ब्लैक ड्रैगन ने फिर से खाना शुरू कर दिया और रोजलिन और केल ने भी अपना भोजन जारी रखा। यह एक आरामदायक और शांतिपूर्ण भोजन था। ये सब खत्म होने के बाद केल उत्तर पूर्वी रईसों से मिलने के लिए गाड़ी में सवार हो गया। उत्तर पूर्वी रईसों में सिर्फ 10 कुलीन परिवार शामिल थे। अगर आप बैरन और उससे नीचे के लोगों को शामिल करें तो उनमें और भी लोग थे, लेकिन उत्तर पूर्व का स्तंभ इन 10 परिवारों पर आधारित था। उन 10 परिवारों में से केल आज जिन 3 लोगों से मिल रहा था, वे 3 परिवारों से थे जो लंबे समय से हेनिट्यूस परिवार के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे। क्या दुविधा है? यही कारण था कि केल चिंतित था। चोईहान, जो एक गार्ड के रूप में उसके पीछे चल रहा था, ने सावधानी से पूछा, क्या है? अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं। कुछ नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। केल ने फिर से सोचना शुरू करने से पहले सिर्फ संक्षिप्त उत्तर दिया। चोईहान ने केल को देखा और उसे भी चिंता होने लगी। ये पहली बार था जब चोईहान ने केल को इस तरह चिंता करते हुए देखा था। केल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसे किस तरह की अराजकता पैदा करनी होगी ताकि वह सचमुच कचरा जैसा लगे। चोईहान और ब्लैक ड्रैगन जैसे बड़े बोझ के साथ फंसने के बाद केल को एहसास हुआ कि वह इस दुविधा में था कि कैसे एक बेकार जीवन जिया जाए। पूर्वोत्तर के रईसों ने पहले भी केल के घटिया व्यवहार को देखा होगा। उन्हें हेनिट्यूस क्षेत्र में केल के सभी घटिया कामों के बारे में भी खबर मिली होगी। इसलिए उसे और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ा, नहीं, उसे और भी ज्यादा अराजक होना पड़ा। केल ने अपने दोनों हाथों को नीचे देखा। क्या तुम एक कमीने की तरह व्यवहार कर रहे हो? ये सब बकवासों में सबसे बड़ा कचरा लगने का तरीका होगा। जब केल सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है, तो गाड़ी एक निवास के सामने रुकी। चूंकि पूर्वोत्तर के सभी रईसों के निवास राजधानी के एक ही क्षेत्र में थे, इसलिए यह बहुत दूर नहीं था। आपका स्वागत है, युवा मास्टर कैलेनिम। केल ने देखा कि बूढ़ा बटलर गेट पर उसका स्वागत कर रहा है, और उसने बटलर के पीछे वाली इमारत की ओर देखा। ये काउंट व्हील्समैन का निवास स्थान था। काउंट व्हील्समैन का क्षेत्र उत्तर पूर्व के शुरुआती हिस्सों में स्थित था, और वह न तो बहुत मजबूत था और न ही बहुत अमीर। यही कारण था कि वह उत्तर पूर्व में काउंट हेनिट्यूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम था, जहां उनके पास कोई ड्यूक या मार्क्विस नहीं था। काउंट हेनिट्यूस को ये दोस्ती पसंद थी क्योंकि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसका क्षेत्र उत्तर पूर्व के कोने में दूर था, राजधानी के करीब रहने वाले किसी व्यक्ति को जानना फायदेमंद था। केल ने काउंट व्हील्समैन के उत्तराधिकारी के बारे में सोचा। एरिक व्हील्समैन।
डिप्टी बटलर हंस ने इस बैठक के लिए रवाना होने से पहले केल को सावधानीपूर्वक सलाह दी थी। युवा स्वामी, ये बहुत अच्छी बात है कि युवा स्वामी एरिक के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं ये पूछने के लिए आपके समक्ष यह मुद्दा उठा रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि बैठक में अन्य कुलीनों के सामने एक दूसरे के इतने करीब न रहना अधिक बुद्धिमानी होगी? इससे केल को पता चला कि एरिक और इस शरीर के मूल मालिक बहुत करीब थे। हालांकि रईसों की सूचना रिपोर्ट में एरिक के बारे में दी गई जानकारी में एरिक को एक अच्छा इंसान बताया गया था जो थोड़ा सख्त था। युवा मास्टर केल, क्या मैं आपको अंदर ले जा सकता हूँ? जरूर। केल बूढ़े बटलर के पीछे पीछे व्हील्समैन निवास में चला गया। एरिक व्हील्समैन, गिलबर्ट चेटर और अमीरू ओबर, वे तीनों घर के अंदर थे। अंदर घुसते समय केल अभी भी सोच रहा था कि उन्हें उनके सामने कैसे पेश आना चाहिए। अंततः उसे ऐसी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। केल, कम से कम तुमने अभी भी इस ह्यूम की बात सुनी है ना? केल के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। एरिक व्हील्समैन ने केल के हाव भाव देखकर अपना चश्मा ऊपर कर लिया। अभी केल टेबल पर बैठा था और तीनों रईस उसे घेरे हुए थे जैसे कि वह किसी इंटरव्यू में हो। यह अनमेल है, लेकिन माहौल ऐसा था कि वे उनसे बातचीत करने के बजाय उन्हें सांत्वना दे रहे थे। एरिक व्हील्समैन ने बोलना शुरू किया, क्या यह आपके लिए भी कष्टकारी नहीं होगा? विस्काउंट उबार की बेटी अमीरू और बैरन चेटर के बेटे गिलबर्ट ने भी अपनी बात रखी। वह सही कह रहे हैं। युवा मास्टर केल, मैंने सुना है कि आपको परेशान करने वाली औपचारिकताएं पसंद नहीं हैं। युवा मास्टर केल, किसी चीज को परेशान करने वाला पाना गलत नहीं है। ऐसा लगा जैसे वे किसी बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। केल ने सबसे पहले उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी। हाँ, ये कष्टप्रद है। देखा, इसलिए नल, एरिक ने हल्के से मेज पर थपथपाया। ऐसा नहीं लगा कि वह गुस्से में था, बल्कि यह अवचेतन हरकत थी। उसने केल की ओर देखा, जो बड़ा होकर कूड़ा बन जाने तक एक प्यारा सा बच्चा था, और चुपचाप बोलता रहा। इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो और हम तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखेंगे। तुम्हें वैसे भी परेशान करने वाली चीजें और औपचारिकताएं पसंद नहीं हैं। केल ने उत्सुकता भरे भाव से जवाब दिया, मैं स्थिर रहने में बहुत अच्छा हूँ। तुम हो। हाँ, तुम ऐसे ही हो। तुम इसमें बहुत अच्छे हो। एरिक को हमेशा तनावग्रस्त रहने के लिए जाना जाता था, लेकिन वह हर बात को लेकर चिंता करने वाला भी था। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हर बात के बारे में तब तक सोचना पसंद करता था जब तक कि वह वास्तव में न हो जाए। उसने कैल से बात करना शुरू किया, जो कल से उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया था, जब उसे पता चला कि कैल ही राजधानी आने वाला है। बाकी दोनों ने एरिक की तरफ देखा जैसे कि वे उसका उत्साहवर्धन कर रहे हों। कुछ अन्य पूर्वोत्तर रईस आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग मार्क्विस स्टेन या किसी अन्य ड्यूक के साथ गठबंधन करते हैं, वे निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बस शांत रहना है और हम आपके लिए सब कुछ संभाल लेंगे। आप क्या सोचते हैं? एरिक को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। 10 स्तंभ परिवारों में से सिर्फ इन 4 परिवारों ने ही खुद को कहीं और से नहीं जोड़ा है। दूसरे रईस जो क्षेत्र के बाहर से उच्च रैंकिंग वाले रईसों के साथ जुड़े हुए थे, वे अपने अपलाइन को पूरे पूर्वोत्तर समूह के रईसों की पेशकश करना चाहेंगे। उन्हें सावधान और उससे भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। 4 परिवारों के इस समूह को केंद्र में रहना था। पूर्वोत्तर में सबसे मजबूत गुट होने का यही उनका तरीका था, और ऐसा करने के लिए अमीर हेनेट्यूस परिवार राजधानी में कोई दुर्घटना नहीं कर सकता था। एरिक और अन्य 2 लोग चुपचाप केल के जवाब का इंतजार करने लगे। वह महान होगा। केल के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जो उसके जवाब के साथ मेल खाती थी। एरिक सोच रहा था कि केल अभी भी अतीत के अच्छे बच्चे की तरह दिख रहा है, जब तक कि वह शराब नहीं पी रहा है, और उसने बोलना शुरू कर दिया। मैं क्राउन प्रिंस के प्रति भी अपना सम्मान दिखाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये परेशान करने वाला लगेगा और आप तुरंत शराब पीना चाहेंगे, लेकिन यह मुश्किल होगा। जब तक आप शुरुआती अभिवादन करते हैं, हम बाकी सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ओह, केल मुस्कुराने लगा। उसे यह माहौल काफी दिलचस्प लगा। उसने अपने सामने रखा वाइन ग्लास उठाया। केल ने देखा कि गिलबर्ट ने ऐसा करते हुए झिझकते हुए कहा। केल को भी यह अजीब लगा। वह शायद एक परेशान करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन चूंकि वे दोनों एक ही पक्ष के थे, इसलिए उनके लिए एकमात्र संभव उपाय उसे बचाना था। उसने बोलना शुरू करने से पहले अपना मुंह शराब से गीला किया। ये बहुत अच्छा है, यही है ना? एरिक के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी क्योंकि उसका चश्मा झूमर से प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था।
केल ने तीनों रईसों की पेशकश को स्वीकार करने का फैसला किया कि वे कुछ नहीं करेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। उसे यह योजना बहुत पसंद आई। आपको बस वहां आना है, बैठना है और आराम करना है। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल सही लगता है। यह एक बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव था, बिल्कुल वैसा जैसा केल को पसंद था। उसने शांति से अपने सामने रखा खाना खाया क्योंकि उसे लगा कि आज यहां आना एक अच्छा विचार था। हालांकि एरिक, गिलबर्ट और अमीरू ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। केल हेनिट्यूज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नॉर्थ ईस्टर्न रईसों की बैठक में एक बोतल भी फेंकी थी जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वे विशेष रूप से सतर्क थे क्योंकि वे यहाँ युवराज को उत्तर पूर्वी तटरेखा में निवेश करने के लिए मनाने आए थे, जहां गिलबर्ट और अमीरू के परिवार रहते थे। हेनेटुसिक क्षेत्र की शराब सचमुच बहुत अच्छी है। बेशक हंस द्वारा दी गई जानकारी से केल को क्राउन प्रिंस के निवेश के लिए दोनों परिवारों की इच्छा के बारे में पता था। चारों परिवारों ने बिना किसी रहस्य के एक दूसरे के साथ जानकारी साझा की। हालांकि केल को पता था कि क्राउन प्रिंस से निवेश संभव नहीं होगा। जब पश्चिमी महाद्वीप के दक्षिण से जल्द ही युद्ध शुरू हो जाएगा तो वह कैसे निवेश कर पाएगा। हालांकि अगर यह नौसेना होती तो स्थिति अलग होती। चारों रईसों ने बीच बीच में बातचीत करते हुए अपना खाना जारी रखा। तीनों रईसों को यह देखकर थोड़ी राहत मिली कि केल ने बिना किसी दुर्घटना के पूरा खाना खा लिया। वे सभी इस बैठक से संतुष्ट थे। तारांकन, अपने घर लौटने के बाद केल ने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन जब उसे पता चला कि चोई हान वापस आ गया है तो केल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। केल निम, तुमने मुझे बुलाया। सराय, ठीक है, शुक्र है कि बच्चे ऊर्जावान हैं। 10 ऊर्जावान वुल्फ ट्राइब बच्चों के बारे में सोचकर केल का चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी ओर चोई हान ज्यादा शांत और खुश लग रहा था। तो फिर और कुछ करने को नहीं है। हाँ, केल ने खड़े होने से पहले अपना सिर हिलाया। तभी चोई हान को एहसास हुआ कि केल ने न तो अपना पजामा पहना है और न ही अपना सामान्य पहनावा। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, केल अपने बिस्तर की ओर चला गया। मैं बिस्तर पर लेटा रहूंगा, इसलिए हंस से कहो कि वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहना बंद कर दे और सो जाए। वह बिना पीछे देखे ही चला जाएगा। चोई हान ने खुली छत की खिड़की से बाहर देखा। रात बहुत उजली थी। फिर उसने केल से पूछा, क्या आप बाहर जा रहे हैं? हाँ, केल ने जवाब देते हुए मुस्कुराया। मैंने छत को पहले की तरह खुला छोड़ दिया है, इसलिए मेरे कमरे में आओ। मैं समझता हूँ। चोई हान की नज़र बदल गई। उसे याद आया कि केल ने उससे पिछले दिन क्या कहा था। केल ने कहा था कि वह चोई हान को बताएगा कि खून पीने वाले जादूगर को कैसे ढूंढा जाए। क्या हम दोनों ही होंगे, ऑन या हॉर्न के बिना? चोई हान ने गंभीर भाव से पूछा, लेकिन कहीं और से जवाब आया, मैं भी जाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन ने अपना अदृश्य जादू हटा दिया और छत की खिड़की से अंदर घुस गया। चोई हान ने ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा और फिर पीछे मुड़कर कैल की ओर देखा। कैल ने पहले से भी ज्यादा शांत होकर जवाब दिया, हम तीनों जाएंगे।